जय हिंद टू ऑल एंड वेलकम टू द फोर्थ सेशन ऑफ सीडीएस पीवाईक्यू, जिसमें आज हम खत्म करेंगे क्वाड्रिलेटरल एंड पॉलीगन को। ठीक है, लेकिन लास्ट सेशन में कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि जो हमारा लास्ट सेशन था उसमें क्वेश्चन नंबर 24 के बाद से आवाज नहीं आ रहा था, उसमें साउंड नहीं आ रहा था। तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से। स्टार्ट करने से पहले बेटा हर क्वेश्चन को पहले आप खुद से सोल्व करो, उसके बाद देखो क्या अप्रोच होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है कि लेट ए डिनोट्स द सेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हैविंग टू डायगोनल इक्वल एंड बाइसेक्टिंग ईच अदर, लेट बी डिनोट द सेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैविंग डायगोनल बाइसेक्टिंग ईच अदर एट 90 डिग्री। तो सेट ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए और बी एक दूसरे में रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं? आपको याद होना चाहिए था, लास्ट के सेशन में मैंने आपको बताया था ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल इक्वल होंगे और एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे वो हमेशा क्या होगा? इट इज अ स्क्वायर। तो सेट ए क्या बनेगा? आपके पास स्क्वायर बनेगा। और सेट बी क्या बनेगा? उसने क्या बोला है कि ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स बराबर नहीं है लेकिन एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहे हैं, तो वो हमेशा क्या बनेगा? रोम्बस बनेगा। ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए था। उसने क्या पूछा है? इंटरसेक्शन। आपसे पूछा है ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो पहले इस बात को आप समझो ऐसे, लेट से आपके पास एक सेट है जिसके अंदर कुछ नंबर्स आपको दे रखे हैं, कुछ एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं, और एक दूसरा आपके पास सेट दे रखा है, लेट से 1 3 5 एंड 7। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? तो सेट के अंदर दो चीज बेटा आपको आगे जाके हम पढ़ेंगे, एक यूनियन और एक दूसरा इंटरसेक्शन। यूनियन होता क्या है? बेसिकली सम ऑफ, एडिशन, सबको जोड़ देंगे। इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट। ये जो साइन होता है ये साइन होता है इंटरसेक्शन का, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा? कॉमन, कि भाई उन दोनों सेट के अंदर कॉमन क्या है। तो ए और बी के अंदर कॉमन देखो क्या है। आपने देखा क्या? 1 है 1 है, 3 है 3 है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन भी क्या बना? 1 एंड 3। मतलब ए और बी का जो कॉमन पोर्शन है। अब हम ध्यान देंगे बेटा क्वाड्रिलेटरल्स पे। अगर हम क्वाड्रिलेटरल्स पे ध्यान दें तो ए क्या है? अ सेट ऑफ स्क्वायर्स। एक सेट है जिसके अंदर सारे के सारे स्क्वायर्स आ रखे हैं। बी क्या है? अ सेट ऑफ रोम्बस। तो हम कह सकते हैं कि एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस बट एवरी रोम्बस इज नॉट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि रोम्बस की जितनी भी आइडेंटिटीज होती हैं वो एक स्क्वायर के अंदर सारी होती हैं, लेकिन स्क्वायर की जो आइडेंटिटीज होती हैं वो रोम्बस के अंदर नहीं होती हैं। तो जब मैं इनका कॉमन निकालूंगा ए इंटरसेक्शन बी, तो मैंने अभी बताया रोम्बस की सारी आइडेंटिटीज किसके अंदर है? स्क्वायर के अंदर है। तो इनका ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? अ सेट ऑफ रोम्बस, यानी कि ब्रावो आंसर हो जाएगा। ये चीजें ना आपके दिमाग में होनी चाहिए। जितने अच्छे से आप स्टेटमेंट आप पढ़ के आओगे ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए आसान हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है इसमें। इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, और एक पी पॉइंट है जहां पे इसने बीपी और पीसी का रेशियो दे रखा है, और आपसे पूछा है कि भाई बीपी क्यू का जो एरिया है वो 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है। आपसे डीपीसी का एरिया पूछा है। लास्ट सेशन में मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस कुछ कराए थे और जहां पे बताया था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनका एरिया का रेशियो साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। बस आपको ये फाइंड करना था कि क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो हमारा काम आसान हो जाएगा। और सिमिलरिटी मैंने आपको बताई थी कि सिमिलरिटी 3 होती है, एंगल एंगल, साइड 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 एंड साइड एंगल साइड। एंगल एंगल मतलब अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हैं तो वो कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। अगर तीनों साइड का रेशो बराबर है, क्योंकि सिमिलैरिटी में रेशो बराबर चलेगा, अगर साइड्स का रेशो बराबर है तो वो भी कैसे हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। और अगर दो साइड का रेशो बराबर है, उनके बीच का एंगल अगर इक्वल है तो वो भी कैसे हो जाएंगे? सिमिलर। और सिमिलर ट्रायंगल की खास बात कि उनका जो रेशो होता है एरिया का वो साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर होगा। आप चाहे साइड लिखो, चाहे आप एंगल बाइसेक्टर लो, चाहे आप हाइट लो, कुछ भी लो, चाहे आप उन दोनों ट्रायंगल्स का पेरीमीटर का रेशो लो, हमेशा उसके स्क्वायर के बराबर होगा। अब इसमें देखते हैं कि क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। हमने देखा ये वाला एंगल इसके बराबर है। क्यों? वर्टिकली अपोजिट। अब आपको पता है अगर एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी, और ये किसका काम कर रही है? ट्रांसवर्स का काम कर रही है। तो ये वाला जो एंगल होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल। अब आपने देखा कि इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हो गए। अगर दो एंगल बराबर है तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर। और अगर सिमिलर हुए तो उनका एरिया का रेशियो क्या आ जाएगा? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीक्यू डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीपीसी इज इक्वल टू रेशियोज ऑफ देयर साइड। मतलब इस वाले ट्रायंगल में हमें किस साइड का जो रेशियो पता है वो कौन सी है? बीपी। और डीपीसी में पीसी, इनके साइड के स्क्वायर का, साइड के रेशियो का स्क्वायर कर दिया। तो बीपीक्यू का एरिया कितना है? 20। हमें डीपीसी फाइंड करना है। बीपी कितना है? 1। पीसी कितना है? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना जाएगा? 4। तो बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डीपीसी कितना आ जाएगा? 80 स्क्वायर यूनिट।
क्या ऑप्शन में है? नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डेल्टा। अगला क्वेश्चन देखो, अ रोम्बस इज फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ऑफ अ रेक्टेंगल। ये आप सभी को पता है कि अगर आपके पास एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के अगर हम मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा? हमेशा एक रोम्बस बनता है। और अगर यही केस रोम्बस के उसमें होता तो रोम्बस की साइड्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे, मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो एक रेक्टेंगल बनता है। ऐसे ही याद रखो, पैरेललोग्राम के साइड्स के मिड पॉइंट को अगर हमने ज्वाइन किया तो एक पैरेललोग्राम बनेगा, और स्क्वायर के केस में स्क्वायर बनता है। बस रेक्टेंगल के केस में रोम्बस और रोम्बस के केस में रेक्टेंगल। अब अगर ये बना तो आपको एक चीज और पता होना चाहिए था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, चाहे वो एक स्क्वायर हो, एक पैरेललोग्राम हो, एक रोम्बस हो और एक रेक्टेंगल हो, इनके साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो हम एक फिगर बनाते हैं उसका एरिया पहली वाली के आधा होता है। मतलब ये जो यहाँ पे रोम्बस बना है ना, इसका एरिया रेक्टेंगल का आधा होगा। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? इस रोम्बस के दुगना हो जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से रोम्बस का एरिया कितना है? 2 स्क्वायर यूनिट। तो बेटा रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा? इसका दुगना, 4 स्क्वायर यूनिट। डायरेक्ट आपका आंसर। If each interior angle of a regular polygon is 140, then the number of vertices of the polygon is equal to, last सेशन में मैंने आपको बताया था कि sum of all interior angle of a regular polygon तो किसके बराबर होगा? n minus 2 into 180 डिग्री। और अगर एक स्टार होता है तो रेगुलर स्टार के या n पॉइंटेड स्टार के सारे एंगल्स का सम, तो बस यहाँ पे 2 की जगह हम कर देंगे 4, n minus 4 into 180 डिग्री। अगर ये सारे एंगल्स का सम है, मान लिया उस रेगुलर पॉलीगन के अंदर n साइड है और हर एक एंगल कितना है? 140। अगर हर एक एंगल 140 है और मैं इंटू n कर दूं तो ये भी क्या जाएगा? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। तो दोनों कैसे होंगे? बराबर हो जाएंगे। अगर हम इसको कट करें तो 0 से 0 जाएगा, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, तो 7 इंटू एन इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे 9n माइनस 18, तो आपके पास आ जाएगा 2n इज इक्वल टू 18 एंड n इज इक्वल टू 9, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड। और आपको पता है किसी भी रेगुलर पॉलीगन के अंदर जितनी साइड्स होती हैं उतने ही एंगल होंगे और उतनी ही आपके पास वर्टिसेस होंगी। उसने क्या पूछा है? वर्टिसेस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 9। ब्रावो इज द आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी क्योंकि आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। Consider the following statement: if n is greater than equal to 3 and m is greater than equal to 3 are distinct positive integers, then the sum of the exterior angle of a regular polygon of n side is different from the sum of exterior angle of a regular polygon of n side। तो आप सभी को पता है ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत, क्योंकि किसी भी रेगुलर पॉलीगन के कितनी भी साइड हो, एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है। कैसे होता है? तो लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटा, अगर हम रेगुलर पॉलीगन की बात करेंगे तो कौन सा होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके हर एक एंगल कितना होगा? 60 डिग्री का। अब आप ध्यान दो, अगर हर एक एंगल 60 डिग्री का है तो किसी भी साइड को जो एक्सटेंड करते हैं ये वाले एंगल को हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। अब इस ट्रायंगल के केस में ये एंगल कितना है? 120। ऐसे ही ऊपर जाके आपको एक ये एंगल मिलेगा, ये भी कितना होगा? 120। और ऐसे ही आपको ये वाला एंगल मिलेगा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? 120। तीनों एंगल का सम देखो 160 कितना हो गया? 360। याद रखो किसी भी रेगुलर फिगर का एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होगा? 360 होता है। आप इस केस में दूसरा भी ले सकते हैं। आपने स्क्वायर ले लिया, अभी दिखने में नहीं लग रहा लेकिन हमने एक स्क्वायर ले लिया। यहां पे देखो ये 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 90। ऐसे यहां पे भी 4 एंगल मिलेंगे आपको एक्सटीरियर और चारों का सम कितना हो जाएगा? 360। आप पेंटागन लो, हेक्सागन हो, कोई भी एक रेगुलर फिगर हो, ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए था कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 360। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट को देखें तो यहां पे क्या बोल रहा है कि भाई then the sum of the interior angle of a regular polygon of m side is greater than the regular polygon of the n side। तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको बताया था अगर एक पॉलीगन है जिसकी m साइड है तो उसके सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा? तो m माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। और जिसमें n साइड है उसमें सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा? तो n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ऑब्वियसली बात है अगर m n से बड़ा है, यहां पे देखो यहाँ पे तीनों एंगल का सम कितना है? 180, क्योंकि इसमें 3 साइड है। अगर साइड 4 होती तो यहाँ पे देखो 360 आ रहा है। अगर साइड 5 होंगी तो जैसे जैसे रेगुलर पॉलीगन की साइड बढ़ रही है वैसे वैसे इंटीरियर एंगल का सम भी बढ़ेगा। तो यहां तक तो स्टेटमेंट ठीक हो गया,
कि भाई जिसकी साइड ज्यादा है और उसने दे रखा है कि m बड़ा है n से और n बड़ा है 3 से, तो जो साइड, क्योंकि m n से बड़ा है, तो जो एक पॉलीगन होगा जिसकी m साइड है उसके इंटीरियर एंगल का सम भी इससे बड़ा होगा। लेकिन आगे उसने क्या बोल दिया, एंड देयर सम इज m प्लस n इंटू पाई बाई 2, यानी कि उनका जो सम है वो इसके बराबर होगा। अब आप इनको ऐड कर दो। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, यहां से 180 हमने कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो अंदर क्या बचेगा, m माइनस 2 प्लस n माइनस 2 विच इज इक्वल टू m प्लस n माइनस 4 इंटू 180 डिग्री, और 180 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, पाई लिख देंगे। तो क्या उन दोनों के इंटीरियर एंगल का सम ये आ रहा है, तो ये क्या हो गया, गलत। तो यहां तक स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन लास्ट में इसने ये बोल दिया, इसकी वजह से सेकंड स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया, गलत। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर वन नॉर टू। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर एग्जिस्ट अ रेगुलर पॉलीगन हुज एक्सटीरियर एंगल इज 70। अभी बताया था सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 360। मान लेते हैं कि उसमें n साइड है, उस रेगुलर पॉलीगन के अंदर कितनी साइड है, n साइड है, और हर एक एंगल कितना है, एक्सटीरियर एंगल 70 डिग्री। तो मैं अगर n से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास टोटल जो वैल्यू आनी चाहिए, आपको पता है कि n नंबर ऑफ साइड इनटू एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 360। क्यों, क्योंकि सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। तो n की वैल्यू क्या आ रही है, देखो हम 360 को डिवाइड करेंगे बेटा। अब आपने देखा कि 36 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इस बात का मतलब क्या है, क्योंकि हमारे पास एक इंटीग्रल वैल्यू नहीं आई n की, इसका मतलब ऐसा कोई भी रेगुलर पॉलीगन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर n इंटीग्रल आता तो ही तो हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगन एग्जिस्ट करेगा। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। लेट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 देन द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड इज एक्यूट। ये भी स्टेटमेंट सही है। कुछ मैंने स्टेटमेंट आपको लास्ट में करके दिखाया था प्रूफ, मैं दोबारा सॉल्व कर देता हूं उसको। सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये वाला एंगल कितना होगा, 60 इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना होता है, 120। देखो ऑब्ट्यूस एंगल है क्योंकि 90 से बड़ा है। जैसे जैसे मैं साइड बढ़ा रहा हूं, आप एक्सटीरियर एंगल को देखो, और ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। दूसरी रेगुलर फिगर क्या आ जाएगी हमारे पास, स्क्वायर, जिसकी चारों साइड बराबर है। तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल 90, तो एक्सटीरियर एंगल भी कितना होता है, 90। देखो साइड बढ़ना शुरू हुई, अगर 3 साइड थी तो एक्सटीरियर एंगल ऑब्ट्यूस था, अगर साइड 4 हो गई तो क्या बन गया, वो राइट एंगल ट्रायंगल बना, यानी कि एक्सटीरियर एंगल आपका 90 हो गया। अगर साइड 5 हो जाए तो 5 कब होंगी, जब एक पेंटागन होगा। और नंबर ऑफ, या अगर मैं बात करूं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल हम कैसे निकालेंगे, तो लास्ट सेशन में बताया था, अभी भी मैंने आपको बताया n-2 इंटू 180 डिग्री। साइड कितनी है, 5, एंगल कितने बनेंगे, 5, तो 5 - 2 इंटू 180 डिग्री, तो हर एक एंगल कितना आ जाएगा, 108 डिग्री का। अब आप एक्सटीरियर एंगल देखो, अगर ये 108 डिग्री है तो एक्सटीरियर एंगल कितना गया, 72। कैसा बना, 90 से छोटा, मतलब एक एक्यूट एंगल है। ये हमेशा ध्यान रखो कि अगर किसी भी रेगुलर पॉलीगन में अगर 4 से ज्यादा साइड है या फिर 5 या 5 से ज्यादा साइड है, तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो हमेशा एक्यूट होगा, मतलब इंटीरियर एंगल से छोटा होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बना, ओनली 2 इज करेक्ट। करेक्ट पूछा है ना, बिल्कुल, तो ओनली 2 इज करेक्ट। If a quadrilateral has an inscribed circle, then the sum of the pair of opposite side equal to। ऐसे क्वेश्चन हमें जो है ना सर्कल में देखने को मिलेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेटा आधे से ज्यादा क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल के और पॉलीगन के, कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ट्रायंगल और सर्कल के अंदर। ठीक है, तो ये मत सोचना कि यार ये क्वेश्चन नहीं आया यहाँ पे या ऐसा नहीं आया। यहाँ पे हमने थोड़े से वही क्वेश्चन लिए जो बिल्कुल क्वाड्रिलेटरल और पॉलीगन के ऊपर है। अगर एक क्वाड्रिलेटरल को आपने, क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर एक सर्कल है इंस्क्राइब्ड का मतलब कि वो क्वाड्रिलेटरल की हर एक साइड को टच कर रहा है, तो हम एक ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से कि ये हमारे पास एक सर्कल है और हमने यहां पे क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया जो सारी साइड को बेटा क्या कर रहा है, वो टच कर रहा है, ये टच कर रहा है इसको। ठीक है, तो ए बी सी एंड डी। अब आपसे उसने क्या बोला है कि अगर हम किसी भी अपोजिट साइड्स को लें तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि अपोजिट साइड्स का सम हमेशा बराबर होता है। मतलब हम इसमें डायरेक्ट कह सकते हैं कि अगर आपसे बोला जाए तो ए बी प्लस ए बी के अपोजिट क्या है, सी डी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो बी सी प्लस ए डी। कैसे प्रूफ होता है, आपको क्या पता होना चाहिए, अगर ये आपके पास एक सर्कल है और सर्कल में किसी भी पॉइंट से अगर आप टेंजेंट डालो, टेंजेंट क्या होता है, जो सर्कल को टच करते हुए जाए, एक ऐसी लाइन।
तो ये किसी भी पॉइंट से अगर आपने सर्कल के ऊपर टेंजेंट डाले हैं तो ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। आप कह सकते हैं AP इज इक्वल टू BP। अगर ये इक्वल है तो आप यहां से देखो, ये P बोल देते हैं, इसको Q बोल देंगे, ये R हो गया, ये आपके पास S हो गया। तो AP किसके बराबर हो जाएगा? आप बोलोगे AP इज इक्वल टू AS, ऐसे ही BP इज इक्वल टू BQ, और ऐसे ही आप बोल दोगे यहां से कि CQ इज इक्वल टू CR, और आप बोलोगे RD इज इक्वल टू DS। अगर मैं AB प्लस CD करूं तो AB को मैं लिख सकता हूं यहां पे AP प्लस BP, और CD को मैं लिख सकता हूं यहां पे CR प्लस RD, और AP की वैल्यू कितनी है? AS, DR की वैल्यू कितनी है? DS, तो वो क्या बन जाएगा वहां पे? AD बन जाएगा। ऐसे ही अब इसको हम प्रूव कर सकते हैं। अब आप इसको डायरेक्ट याद रखो कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है तो अपोजिट साइड्स का सम हमेशा बराबर होता है। तो हमारे पास क्या आएगा? तो द सम ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल टू द सम ऑफ द अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड, यानी कि ब्रावो आंसर। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, लेट ABCD बी अ रेक्टेंगल, लेट PQR बी द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB BC CD एंड DA रेस्पेक्टिवली, देन द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए। अब इतने सेशन में आपने ये स्टेटमेंट कई बार देखा होगा कि अगर रेक्टेंगल के अगर हम साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा? रोम्बस बनेगा। तो क्या जाएगा हमारा आंसर? रोम्बस, बट नीड नॉट टू बी अ स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है, स्क्वायर होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन हाँ हमेशा वो एक रोम्बस बनेगा। In a trapezium ABCD, AB is parallel to CD and the diagonals intersect each other at O. What is the ratio of OA to OC equal to? ये डायरेक्ट स्टेटमेंट अगर आपको याद नहीं है तो कैसे प्रूफ करते हैं देखो, वरना आपको ये डायरेक्ट पता होना चाहिए कि ट्रेपीजियम के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं बेटा वो एक दूसरे को साइड के रेशो में इंटरसेक्ट करेंगे। किस रेशो में करते हैं? साइड के रेशो में। अगेन क्यों? सिमिलैरिटी। देखो सिमिलैरिटी का बहुत बड़ा रोल है बेटा। अगर आपने ज्योमेट्री के अंदर सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी एंड राइट एंगल ट्रायंगल पे कमांड कर लिया तो आपकी 80% ज्योमेट्री सोल्व हो जाएगी। तो ये ध्यान रखो, उसने क्या बोला है कि ये डायगोनल्स हैं AC और BD, और ये एक दूसरे को अगर O पे काट रहे हैं यहां पे, तो आपको बताना है वो AB पैरेलल है किसके? DC के। तो ये जो रेशो होगा डायगोनल्स का, कौन सा वाला? तो AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD, ये किसके बराबर होगा? तो हमेशा ध्यान रखो ये साइड के बराबर होगा, AB अपॉन DC। क्यों बराबर होता है? तो ध्यान रखो सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को देखूं तो AOB एंड DOC, बेटा ये वाला एंगल कैसा है? इक्वल। क्यों? वर्टिकली अपोजिट। अब आप किसी भी एंगल पे काम कर लो, ये इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके बराबर है, ऑल्टरनेट एंगल, और ऐसे ही मैं कह सकता हूं कि ये वाला एंगल इसके बराबर है। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल, क्योंकि देखो ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स का काम कर रहा है, ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स का काम कर रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? सिमिलर। और सिमिलर ट्रायंगल में खास बात क्या होती है? कि उनकी साइड्स का रेशियो हमेशा बराबर होता है। अगर साइड का रेशियो बराबर है, देखते कैसे है आप ध्यान दो। किसी भी एक ट्रायंगल को हम पकड़ेंगे तो हमने AOB और DOC में, हमने AOB में देखा तो इस वाले एंगल के अपोजिट कौन सी साइड है? AB। अब इस वाले एंगल के अपोजिट क्योंकि इस वाले ट्रायंगल में इसके एंगल जो बराबर है वो कौन सा है? ये वाला एंगल, और इसके अपोजिट कौन सी साइड है? DC इज इक्वल। अब ये वाला एंगल देखते हैं, तो इस वाले एंगल के अपोजिट कौन सी साइड है? BO। अब इस वाले ट्रायंगल में देखो इसके बराबर कौन सा एंगल है? ये वाला, और इसके अपोजिट कौन सी साइड है? OD इज इक्वल टू, और यहां पे देखोगे तो आप AO अपॉन इसके अपोजिट ये वाली एंगल, और इस वाले एंगल के अपोजिट OC। ये डायरेक्ट याद रखो। तो ड्यू टू सिमिलैरिटी आप कह सकते हो कि जो किसी भी ट्रेपीजियम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को साइड की रेशो में काटते हैं। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। तो हमारा आंसर इसमें क्या जाएगा? उसने क्या बोला है? OA टू OC। अच्छा डायरेक्ट पूछा है उसने कि भाई जो डायगोनल्स होते हैं अगर एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो OA अपॉन OC की वैल्यू किसके बराबर होगी? जो भी ऑप्शन में आपको दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं इसमें OB टू OD अल्फा आंसर। लेकिन आपको याद कर रखना है कि वो साइड का रेशियो भी हो सकता है, AB रेशियो DC भी हो सकता है। ABCD इज अ रेक्टेंगल। अगर ABCD एक रेक्टेंगल है, the diagonal AC and BD intersect at O if AB is equal to 32 centimeter and AD is equal to 24 centimeter, then what is the value of OD? तो रेक्टेंगल है आपके पास एक ABCD,
तो ए बी सी एंड डी एक रेक्टेंगल है और जिसमें जो साइड आपको दे रखी है ए डी ए सी एंड बी डी, ये जो दोनों डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को काट रहे हैं ओ पे, और ए बी की वैल्यू कितनी है 32 और ए डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 24। तो आपसे किसकी वैल्यू पूछी है, ओ डी की वैल्यू पूछी है। तो कोई यहाँ पे आपको याद क्या रखना था, अगर एक रेक्टेंगल है तो उसके डायगोनल्स कैसे होते हैं, बराबर होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ओडी जो होगा आप कह सकते हो ओडी इज इक्वल टू ओबी एंड ओ ए इज इक्वल टू ओसी, क्योंकि ओ डायगोनल्स जो होते हैं रेक्टेंगल के वो बराबर होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। और दूसरी चीज जो आपको याद रखनी थी, अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये वर्टेक्स एंगल हमेशा कैसे होते हैं 90 डिग्री चारों के चारों। अब इस ट्रायंगल में देखो बी डी ए बी, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। अगर आपको एक ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखा तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल में क्या पता होना चाहिए कि जो सबसे बेसिक राइट एंगल ट्रायंगल होता है वो होता है 3 4 5। कभी भी ज्योमेट्री के अंदर अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड दे रखी है तो आपको पता है कि आप पाइथागोरस लगा के तीसरी साइड फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अगर ये ट्रायंगल ए है, ये बी है, ये सी है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, आप लगा के फाइंड कर सकते हो, लेकिन आपको टाइम बचाना है। कभी भी आप ये देखो कि अगर अभी भी आप हमेशा 3 4 5 से कंपेयर करो, आप ये देखो कि जो साइड आपको दे रखी है क्या वो 3 4 5 का मल्टीपल दिख रही है। तो हमने देखा कि यार एक ट्रायंगल की साइड से अगर एक आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो कोशिश करो 3 4 5 से उसको रिलेट करने की, क्या वो हो पा रहा है। आपने देखा कि अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दूं 8 से, तो साइड्स क्या बन जाएंगी 8 तिया 24, 8 चौक 32 एंड 8 पंजे 40। तो 24 32 आपको दिखा, इसका मतलब बीडी की लेंथ क्या आएगी, बिना सोल्व करे दिखना चाहिए आपको। तो बेटा बीडी की लेंथ हो जाएगी हमारे पास 40। क्यों, बिकॉज पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट है ये आपको याद होना चाहिए था 3 4 5। बस ये खोजो कि क्या वो 3 4 5 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, वो दिख रहा है, तो डायरेक्ट हमारी हाइपोटेनस क्या हो जाएगी 40, मतलब बीडी की लेंथ क्या हो जाएगी यहाँ पे 40। बीडी नहीं पूछा, क्या पूछा है ओडी, और आपको पता है डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो ओडी की लेंथ कितनी हो जाएगी बीडी का आधा, विच इज 20 सेंटीमीटर, आपका आंसर। अगले क्वेश्चन में देखो, इन द फिगर गिवन बिलो AC इज पैरेलल टू ED, जो AC है वो ED के पैरेलल है और AB जो है वो किसके बराबर है ED के बराबर है, और BC की जो वैल्यू है वो कितना है आपके पास 7 सेंटीमीटर है। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABDE। ABDE जो फिगर है इसका आपको एरिया बताना है BDE के साथ एंड BCD के साथ, मतलब दिस प्लस दिस का एरिया और इसके साथ बताना है। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि एरिया बिटवीन पैरेलल लाइन कैसे निकालते हैं, तो मैंने तब भी बताया था कि दो तरीके होते हैं कि पैरेलल लाइन के बीच का एरिया कैसे फाइंड करना है। अगर आपको याद था, मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और ये एक पैरेलल लाइन है, ये मिड पॉइंट पे भी हो सकती है एंड नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा मिड पॉइंट पे हो। मान लेते हैं कि एक पैरेलल लाइन है जो इस साइड को बेटा काट रही है 2:3 की फॉर्म में। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, हमेशा थेल्स थ्योरम है, अगर ट्रायंगल के अंदर आपको पैरेलल लाइन दिखी तो सिमिलैरिटी, लेकिन सिमिलैरिटी को लगाने का तरीका क्या होता है, इसको 0 मान के चलेंगे, 0 + 2 2, 2 + 3 5, यानी कि जो पैरेलल साइड है आपके पास उनका रेशो आ गया। अगर रेशो ये है और पैरेलल साइड के बीच का एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बेस के स्क्वायर का डिफरेंस। यहाँ पे बेस कितना माना है 0, तो 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, तो 4 में से 0 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे जो पैरेलल लाइन है इसका वैल्यू कितनी है 5, इसकी कितनी है 2, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस। तो ये एक तरीका होता है कि अगर आपको कभी भी दो पैरेलल लाइन के बीच का एरिया फाइंड करना है तो, क्योंकि ये सिमिलैरिटी होती है, तो 5 पंजे 25, 2 दूनी 4, कितना आ गया आपके पास 21 आ गया। लेकिन अगर ये फिगर दिख जाए तो मतलब पैरेलल लाइन के बीच का एरिया तो फाइंड करना है लेकिन हमने उसको डिवाइड किया हुआ है। आपको ध्यान का रखना है कि ये जो मैंने डिवाइड किया हुआ है, कोई भी फिगर मैं फॉर्म कर रहा हूं, ये जो पॉइंट है उस फिगर के, ये हमेशा पैरेलल लाइन पे होने चाहिए। कहां पे होने चाहिए, पैरेलल लाइन पे होने चाहिए, और पॉइंट का बेस हमेशा मान के चलेंगे हम 0। कहीं पे भी अगर आपको पॉइंट दिख रहा है, जैसे यहां पे देखो हमने पॉइंट का बेस क्या माना 0। अब आप ध्यान दो, अगर कभी ऐसे आपको एरिया निकालना है तो उसका आंसर होता है हमेशा सम ऑफ बेस। जैसे इस ट्रायंगल में देखो,
क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट कहां पे लाई कर रहे हैं, पैरेलल लाइन पे, तो इनका एरिया क्या होगा, इनके बेस का सम। क्योंकि पॉइंट है तो पॉइंट का बेस क्या मानेंगे, 0। यहाँ पे बेस कितना है, 5, तो 5 + 0 5, यानी कि रेशो की फॉर्म में ए बी ई का जो एरिया वो कितना आ गया, 5 आ गया। अब इस पे देखो ई डी बी, अगर मैं ई डी बी में यहाँ पे देख रहा हूं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेस कितना है 5, यहाँ पे बेस कितना है 0, तो डायरेक्ट आंसर कितना जाएगा, ये 5। इस वाले ट्राइंगल में देखेंगे अगर हम, तो बेस कितना है 7, पॉइंट कितना है 0, तो हमारे पास कितना जाएगा यहाँ पे 7। तो आप ऐसे भी मतलब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के और भी तरीके हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। इससे आसान तरीका और ये मेथड आपको आना चाहिए कि भाई एरिया बिटवीन पैरेलल लाइन कैसे कैसे फाइंड करेंगे। तो एक तरीका ये होता है, लेकिन अगर इसमें कुछ ऐड कर दूं, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट इंक्रीज करना शुरू कर दूं, तो फिर ये तरीका होगा। तो मुझसे पूछा क्या है, ए बी डी ई का जो रेशो है आपके हिसाब से कितना आएगा, 5 और 5 10 आ गया। रेशो हमसे पूछा था डी बी ई, तो बेटा डी बी कितना है 5, और बी सी डी कितना है वो 7, आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। तो 10:5:7 अल्फा इज द आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, इफ अ पॉइंट ओ इन द इंटरसेक्शन interior of a rectangle ABCD is joined which each of the vertices ABCD then OB square plus OD square will be equal to। देखो ये कुछ थ्योरम्स हैं, जो पर्टिकुलर थ्योरम जो सीडीएस के एग्जाम में बार बार देखने को मिलती है। जैसे जब हम राइट एंगल ट्रायंगल को डिस्कस करेंगे, जब हम ट्रायंगल को डिस्कस करेंगे, तो वहां पे कुछ ऐसी थ्योरम है जिनके ऊपर बार बार क्वेश्चन आ रखे हैं। ऐसे ही उनमें से ये एक थ्योरम है। ये थ्योरम क्या कहती है, देखो अगर एक रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल के अंदर कहीं पे भी एक पॉइंट है, तो ए बी सी डी, ध्यान रखना थ्योरम को ध्यान से सुनो। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल, उसके अंदर इंटीरियर कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो। मान लिया हमने ये एक्स है, हमने यहां पे ले लिया, उसने क्या लिया है, वो ओ लिया है, तो ओ मान लेते हैं। और इस पॉइंट को हमने सारी वर्टिसेस से ज्वाइन कर दिया। तो आपसे पूछ रहा है इनका रिलेशन बताओ क्या होता है। इसको बोलते हैं बेटा हम ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम। क्या बोलेंगे इसको हम, ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम। क्योंकि जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो एक जो ब्रिटिश फ्लैग होता है उसकी तरह यहाँ पे एक आपको फिगर फॉर्म करने को मिलेगी। सोल्व कैसे करते हैं, इस पॉइंट से चारों साइड पे एल्टीट्यूड डालो। यहाँ पे एल्टीट्यूड डालो, यहाँ पे एल्टीट्यूड डालेंगे हम, और इस साइड पे भी एल्टीट्यूड, और इस साइड पे भी एल्टीट्यूड। तो लगभग आपको लग रहा है एक ब्रिटिश फ्लैग देखने में लग रहा है। ये होता है बेटा इसका, आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे और एक रिजल्ट निकालोगे। तो एग्जाम में इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए था कि अगर रेक्टेंगल के अंदर इंटीरियर पे हमने कोई भी एक पॉइंट डाला है, अगर वो ओ है, तो बेटा ध्यान रखो डी ओ मतलब डी ओ का होल स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू, आप कह सकते हो किसके बराबर होगा, तो ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। यही क्या है हमारी ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो अब इसमें आंसर देखो, उसने क्या बोला है ओबी, तो ओबी का स्क्वायर प्लस ओडी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, डायरेक्ट एओ का स्क्वायर प्लस ओसी का स्क्वायर, 4 लिया आंसर। तो ये कौन सी थ्योरम है, ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम। प्रूव कैसे करते हैं, इस पॉइंट से एल्टीट्यूड डाल के इसको हम प्रूव करेंगे। ABCD is a regular polygon. Two poles at C and D are standing vertically and subtend angle of elevation 30 डिग्री and 60 डिग्री। बेटा ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये तभी पॉसिबल है जब आपकी पॉलीगन के ऊपर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन में फंसोगे और टाइम वेस्ट करोगे। तो ध्यान से समझो कैसे करना है। पहले आप इसकी फिगर बनाओ, आप इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करो, और उसके बाद आप सॉल्यूशन देखो कि कहां पे आपने मिस किया है। तो वो जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है ना बेटा, वो होना बहुत जरूरी है। अगर ए बी सी डी ई एफ एक रेगुलर पॉलीगन है, तो देखो जितनी वर्टिसेस उतनी साइड उतनी एंगल। कितनी आपके पास इसमें वर्टिसेस देखने को मिल रही है, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब वो जो रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहा वो एक हेक्सागन था। क्या है वो, एक हेक्सागन। एक हेक्सागन हम बना लेते हैं यहां पे, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, और ये एफ है। आगे उसने क्या बोला कि सी और डी के ऊपर हमने वर्टिकली मतलब 90 डिग्री पे यहां पे हमने 2 पोल डाले हैं। तो मान लेते हैं बेटा इस पोल की हाइट h1 है और इस पोल की हाइट h2 है। और उसने क्या बोला है कि ए जो वर्टिसेस है, ए से जो दोनों पोल का जो एंगल है, तो अगर मैं यहां पे एंगल देख रहा हूं तो इसको मीट कर देते हैं, कितना है बेटा 30 डिग्री। लेकिन
यहां से अगर मैं इस पोल का एंगल देख रहा हूं, मतलब सॉरी हाइट पे, तो ये वाला जो एंगल है वो कितना है, ये 60 डिग्री। आपको दिख रहा है यहाँ पे ये, तो उसने क्या पूछा है, उन पोल्स की हाइट का आपसे क्या पूछा है, रेशो पूछा है। ध्यान दो कैसे अप्लाई करेंगे, आपको दिख रहा है ये दोनों ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे 1060 लगा दूं, अगर मैं यहाँ पे 1030 लगा दूं, तो मुझे दिख रहा है, लेकिन हमें उसके लिए एडी पता होना चाहिए, हमें उसके लिए एसी पता होना चाहिए। तो देखो अप्रोच कैसे करना है, एक हेक्सागन और बना लेते हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एडी और एसी। तो पहले एडी कैसे फाइंड करेंगे, देखो बेटा लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि अगर एक हेक्सागन है और हेक्सागन के अगर हम सारे डायगोनल्स को मीट करेंगे तो ये क्या बनते हैं, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेगा। इसका मतलब अगर इसकी साइड ए है तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए हो जाएगा, मतलब सारी साइड्स और सारी साइड्स पे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं सबकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, एडी फाइंड करना है और एसी फाइंड करना है। तो देखो एडी फाइंड करना तो आसान हो गया बेटा, एडी की वैल्यू क्या मिली मुझे, तो एडी की वैल्यू मुझे मिल गई ट्वाइस ऑफ ए। लेकिन इसके अलावा मुझे क्या फाइंड करना है, एसी फाइंड करना है। तो एसी फाइंड करने के लिए मैं इसको ज्वाइन करूंगा, इजंट इट। अब याद रखो क्योंकि ये सारे के सारे कैसे ट्रायंगल हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये भी एंगल 60 डिग्री, ये भी एंगल 60 डिग्री। अब ये बराबर है इसके, आप इस ट्रायंगल को देखो, अगर ये O है तो ओ ए सी ये दोनों बराबर हैं, यहां से आपने एंगल बाइसेक्टर डाला है। और बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल में या आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो बराबर, जो वर्टिसेस या जो साइड्स बराबर होती है वहां से डाला गया एंगल बाइसेक्टर एल्टीट्यूड का भी काम करता है, परपेंडिकुलर का भी काम करता है, मीडियन का भी काम करता है, ये आपको याद होना चाहिए था। तो ये एंगल क्या बन जाएगा 90, ये 90, ये 60, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपके पास 30 डिग्री। ये आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ये दिखना चाहिए आपको। अगर ये दिखा, ये है टोटल 60 डिग्री, मुझे क्या फाइंड करना है यहाँ पे, इसको मान लेते हैं बेटा x मान लेते हैं, मुझे फाइंड करना है ax, क्योंकि ax का ट्वाइस अगर मैं कर दूंगा मुझे क्या मिल जाएगा, ac मिल जाएगा, क्योंकि ये क्या है OAC में उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब AC को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा। तो अगर मुझे AX पता लग गया, मैं उसका दुगना करके क्या फाइंड कर लूंगा, वहां से AC फाइंड कर लूंगा। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या है उसका हाइपोटेनस, क्योंकि मुझे ये पता है ये क्या है हमारे पास हाइपोटेनस, मुझे ये फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, आप किसी भी एंगल से लेके फाइंड कर सकते हैं, आप 30 से भी, लेकिन 30 हम अप्लाई नहीं करेंगे, हम यहाँ से इसमें फाइंड करेंगे 30 डिग्री पे, क्योंकि ये वाला एंगल कितना है, ये 90, ये 60 और ये 30 है। अब इस एंगल पे आप देख रहे हो ये क्या है, बेस, ये क्या यहाँ पे हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कोस। तो हमने कोस 30 लगाया यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में हमने क्या लगाया यहाँ पे कोस 30। कोस 30 किसके बराबर होगा, तो कोस 30 की वैल्यू आप देखोगे तो जो साइन 60 की वैल्यू होती है, यानी कि √3/2 इज इक्वल टू बेस, बेस कितना है a अपॉन, और हाइपोटेनस कितना आपके पास ax। तो यहां से ax की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a अपॉन √3। और ax का अगर मैं दुगना कर दूं तो मेरे पास क्या जाएगा यहां से ये, तो 4 टाइम्स ऑफ a अपॉन √3। ठीक है, आई होप बेटा इतना आपको समझ में आया होगा कि अप्रोच कैसे करना है। ध्यान रखो क्योंकि हमने इसको ब्रेक किया और आपको ये पता होना चाहिए था, क्योंकि OA बराबर है OC के, क्योंकि ये भी A और ये भी A, और यहां से आपने एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि ये भी 60 और ये भी 60, तो ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये क्या करेगा, अपोजिट साइड्स को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा। ये मीडियन भी है, ये एल्टीट्यूड भी है, तो ये 90 डिग्री, ये 60 था, तो ये हमारे पास कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। अब 90 के अपोजिट हमेशा हाइपोटेनस होता है, तो अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया ये, ओके, इसको बेटा मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है, ऐसी गलती आप मत करना एग्जाम में, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है। तो हाइपोटेनस ये हो गया, तो ये क्या है बेटा आपका बेस, क्योंकि जिस एंगल पे अगर ध्यान दोगे ये 90 डिग्री है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये क्या होता है बेस, 90 के अपोजिट हमेशा हाइपोटेनस और थीटा के अपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर। तो ये तो हाइपोटेनस हो गया, तो ये वाली क्या हो गया बेस, तो हमने लगाया साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, सॉरी हमने लगाया इसमें कोस 30, कोस 30 की वैल्यू √3/2, कोस 30 होता क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेटा बेस कितना था ax अपॉन हाइपोटेनस कितना है यहाँ पे a आ गया। तो अगर हम ax की वैल्यू देखेंगे तो कितना आएगा बेटा यहाँ से √3a/2, लेकिन अगर मैं 2x ट्वाइस ऑफ ax की वैल्यू निकालूंगा तो कितना जाएगा ये, तो √3 टाइम्स ऑफ a, और ट्वाइस ऑफ ax क्या मिल जाएगा मेरे पास ac मिल जाएगा। अगर आपको यहां से बेटा AC भी मिला और अगर आपको यहां से AD भी मिला, तो इन दोनों ट्रायंगल में देखो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे अब tan थीटा। अगर मैं यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में tan 30 लगाता हूं AC वाले पे,
तो बेटा tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है AC, और AC की वैल्यू कितनी है √3a, तो √3 से √3 कैंसिल आउट, तो H1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा अल्फा। ऐसे इस वाले ट्रायंगल में देखो, दूसरे वाले में AD और ये वाले में, तो अगर हम यहाँ पे बेटा tan 60 लगाएंगे तो tan 60 की वैल्यू कितना होता है √3, tan थीटा होता है क्या वैसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस कितना है AD की वैल्यू कितना है बेटा ट्वाइस ऑफ A, तो यहां से कह सकते हैं कि H2 की वैल्यू कितनी आ गया 2√3 टाइम्स ऑफ A। हमसे क्या पूछा है H1 रेशो H2, जब मैं दोनों का रेशो निकालूंगा तो बेटा A से A क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1:2√3। तो ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, हाँ लेकिन टाइम कंज्यूमिंग था। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से आता तभी आप इसको जो है अप्रोच कर पाते। ये टाइम देने वाला क्वेश्चन था, आपको इस पे टाइम देना था, कम से कम 1 से 1.5 मिनट आपको इस क्वेश्चन को टाइम सॉल्व करने में लगेगा ही लगेगा, और वो भी तब जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। वरना बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि AC कैसे फाइंड करें, AD तो दिख जाता है सबको, लेकिन AC कैसे फाइंड करें। इसलिए मैंने आपको पूरा ये डिटेल में समझाया कि ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। अगला क्वेश्चन देखो, अ क्लोज पॉलीगन हैज 6 साइड and one of its angle is 30 greater than each of the other 5 equal angles, what is the value of one of the equal angle is। एक पॉलीगन है क्लोज पॉलीगन, रेगुलर नहीं बोला, क्योंकि अगर रेगुलर होता तो सारी साइड बराबर सारे एंगल बराबर, बस उसने ये बोला है कि क्लोज पॉलीगन है जिसके 6 साइड है और जिसमें बेटा एक एंगल कितना है 30 डिग्री ग्रेटर देन ईच ऑफ अदर 5 इक्वल एंगल्स, यानी कि उस 6 एंगल में से एक एंगल तो 30 डिग्री ज्यादा है, बाकी 5 जो बराबर एंगल है। तो मान लेते हैं ये जो 5 एंगल हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 एंगल है, तो जो बराबर एंगल है 5 उनकी वैल्यू मान लेते हैं x। तो ये जो बेटा छठा एंगल है ये क्या है इससे 30 ज्यादा है x प्लस 30। और आप सभी को पता है बेटा, मैंने पीछे भी आपको बताया कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन में सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल हम कैसे निकालेंगे, तो n-2 इंटू 180 डिग्री, और आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो ये पेंटागन के एंगल का सम, हेक्सागन के एंगल का सम, आपके हिसाब से सारे एंगल का सम कितना आएगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो बेटा 6x प्लस 30 इज इक्वल टू n-2, तो 6 में से 2 गया 4 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो बेटा 6x की वैल्यू कितना जाएगा यहाँ पे, अगर आप इसको देखोगे तो 720 माइनस 30, और 6x की वैल्यू यहाँ से कितना जाएगा बेटा 690, तो x की वैल्यू कितना जाएगा 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, कितना जाएगा यहाँ पे 6 5 जा 30। तो वो जो 5 इक्वल एंगल हैं उसकी वैल्यू कितना है 115 डिग्री बराबर आपका। बस आपको सोल्व करना था, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। Given that the angle of a polygon are all equal and each angle is at right angle, आपके पास एक पॉलीगन है जिसके सारे एंगल बराबर है और हर एक एंगल कितना है 90 डिग्री का। ये सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि ऐसा कौन सा रेगुलर पॉलीगन होता है जिसके चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो आपके दिमाग में आएगा स्क्वायर। ठीक है, या अगर रेगुलर शब्द उसने इस्तेमाल नहीं किया, उसने सिर्फ क्या बोला एक पॉलीगन, तो क्या होगा वो एक क्वाड्रिलेटरल होगा, क्योंकि जिस फिगर के अंदर 4 साइड होंगी उसी का एक एंगल आपके पास कितना आ जाएगा 90 डिग्री का। नहीं आता है तो सोल्व कर लेते हैं, आपको फॉर्मूला पता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज n-2 इंटू 180 डिग्री। द पॉलीगन हैज एग्जैक्टली 4 साइड, वो ये कह रहा है कि अगर हर एक एंगल 90 डिग्री है तो उसके पास एग्जैक्टली 4 साइड होंगी। लेट्स से ये आपको डायरेक्ट नहीं पता, वैसे आपको ये पता होना चाहिए, पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, लेकिन नहीं पता फिर भी मान लेते हैं कि उस पॉलीगन के अंदर n साइड है और बेटा हर एक एंगल कितना है 90 डिग्री का, तो सारे एंगल कितने हो जाएंगे 90 इंटू n, और बेटा अगर n साइड है तो सारे एंगल्स का सम कितना होगा n-2 इंटू 180 डिग्री। ये भी बेटा सारे इंटीरियर एंगल का सम, और ये भी क्या है सारे इंटीरियर एंगल का सम, दोनों कैसे होनी चाहिए बराबर। 90 से इसको काट देंगे 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे सोल्व करेंगे n इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n-4 विच इज n इज इक्वल टू 4। इसका मतलब उस पॉलीगन के अंदर कितनी साइड है 4 साइड है। आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन हैविंग n साइड इज 3n-8 इनटू राइट एंगल। तो ये क्या हो गया गलत, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। अगर मुझे इसको 90 डिग्री की फॉर्म में भी लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो हमें पता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। यहां से 2 अंदर ले जाओ तो कितना चला जाएगा ये 2n-4 इंटू क्या बचेगा
90 डिग्री, और 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। तो अगर आपको राइट एंगल की फॉर्म में लिखना तो क्या आएगा 2n-4 ना कि 3n-8। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहां से गलत। तो बेटा इसने क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। तो हमारा क्या है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो चार्ली आंसर। लेट एस बी दी पैरेललोग्राम ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द पैरेललोग्राम टी। ये क्वेश्चन कई बार मैंने आपको बता दिया, पीछे भी देखो तीसरी बार ये क्वेश्चन आ रहा है। किसी भी पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करोगे तो उसका एरिया हमेशा पहले वाले के आधा होगा। पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए। दूसरी चीज कि अगर एक पैरेललोग्राम है उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो एक पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को, साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो रोम्बस, लेकिन अगर रोम्बस के साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो रेक्टेंगल, और पैरेललोग्राम के साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो एक पैरेललोग्राम, और स्क्वायर के केस में स्क्वायर। ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। और जितने भी हमने साइड्स के मिड पॉइंट पे हमने जो बेटा एक क्वाड्रिलेटरल बनाए हैं उनका एरिया पहले वाले के हमेशा आधा होगा। ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। अगर ये डायरेक्ट आपको याद है तो एस लेट एस बी दी पैरेललोग्राम ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द पैरेललोग्राम टी। आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसका है टी, और एक दूसरा पैरेललोग्राम आपको मीट हुआ है साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके, जिसको उन्होंने क्या बोला है, एस बोला है। तो इनके एरिया का रेशो निकालना है। तो आपको पता है जो एस होगा वो हमेशा कितना होता है, हाफ ऑफ पहला वाला। तो यहां पे अगर मैं एस और टी का बेटा रेशो देखूं तो एस अपॉन टी किसके बराबर आ जाएगा, 1 अपॉन टी के बराबर आ जाएगा। तो द रेशो ऑफ टी टू दैट ऑफ एस, तो उसने टी और एस पूछ लिया तो क्या हो जाएगा 2:1। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। द पैरामीटर ऑफ एस इज हाफ ऑफ द सम ऑफ डायगोनल्स ऑफ टी। जो पैरामीटर है एस का वो कितना है, ये जो ऊपर वाला जो पहला वाला आपको जो टी एक पैरेललोग्राम है इसके डायगोनल्स का आधा है। अब इसको हम प्रूफ कर लेते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, देखो अगर इनमें ध्यान से देखो, ये मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है इस ट्रायंगल में, देखो मैंने आपको थ्योरम बताई थी मिड पॉइंट थ्योरम, आपको याद होगा, नहीं याद मैं आपको बेटा रिवाइज कर देता हूं। आपके पास एक ट्रायंगल है, अगर ये मिड पॉइंट है, ये दोनों मिड पॉइंट है, अगर मैं इनको ज्वाइन करूंगा तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है, किसी भी ट्रायंगल के अगर दोनों साइड के मिड पॉइंट को आपने ज्वाइन किया है तो वो हमेशा थर्ड साइड के पैरेलल होगी, और पैरेलल के साथ साथ इसकी जो लेंथ होगी वो हमेशा इसके आधा होगी। अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये पॉइंट है मिड पॉइंट डी ई, तो बेटा वो क्या कहती है थ्योरम कि डी ई की जो लेंथ है वो हमेशा हाफ ऑफ बी सी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो ए डी सी एक ट्रायंगल दिख रहा है, ए डी का और बेटा ए बी का मिड पॉइंट है, ये मान लेते हैं पी क्यू आर एस। तो पी क्यू की लेंथ कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ डी बी। क्लियर है। तो डायरेक्ट आप कह सकते हो कि पी क्यू की लेंथ कितनी हो जाएगी यहां से, हाफ ऑफ डी बी। ऐसे ही मैं पी एस की लेंथ अगर मुझे फाइंड करनी है तो मैं कह सकता हूं, देखो पी एस की लेंथ कितना हो जाएगा बेटा, आप डायरेक्ट कह सकते हो पी एस इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। मुझे क्या निकालना है, सम ऑफ पैरामीटर। अब अगर मैं पैरामीटर का सम देखूंगा तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस पी क्यू। अब देखो पी क्यू और बेटा एस आर कैसे होंगे, बराबर। क्यों, क्योंकि ये भी एक पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो पी क्यू प्लस एस आर, पी क्यू कितना है, हाफ ऑफ डीबी, तो बेटा एस आर भी क्या होगा, हाफ ऑफ डीबी। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या जाएगा, डीबी। सेम यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस वाले पैरेललोग्राम का अगर हम पैरामीटर निकालेंगे तो वो पहले वाले के डायगोनल्स के सम के बराबर आएगा, ना कि आधा। उसने क्या बोल दिया, हाफ ऑफ द सम ऑफ द डायगोनल्स ऑफ टी, जो कि स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें हमारा क्या है, क्या पूछा है इसने, करेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट। बेटा सारे क्वेश्चंस आप पहले खुद से सोल्व करते रहो, उसके बाद आप सॉल्यूशंस को देखना। चलो आगे देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इज ऑलवेज साइक्लिक। अब ये पिछले सेशन में मैंने आपको कई बार बताया है, नहीं पता है तो आपको याद होना चाहिए। अगर किसी भी ट्रेपेजियम को मैं सर्कल के अंदर डाल दूं तो वो आइसोसेलेस बन जाता है। आइसोसेलेस मतलब उसके स्लैंट हाइट बराबर होंगे, और अगर स्लैंट हाइट बराबर है तो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे और इक्वल भी होंगे। ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। अगर एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब हमारे पास ये ट्रेपेजियम है एबीसीडी, ये इसके पैरेलल है। अगर इस ट्रेपेजियम के स्लैंट हाइट बराबर हो जाएं, इसका मतलब ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, मतलब इट इज अ साइक्लिक ट्रेपेजियम।
जिसके डायगोनल्स बेटा एक दूसरे को बराबर भी होंगे और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, मतलब ओ ए बराबर ओ सी एंड ओ बी बराबर ओ डी। और लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन मैंने अभी बताया था आपको पीछे कि जो ट्रेपीजियम होता है उसके डायगोनल्स एक दूसरे को हमेशा साइड के रेशो में इंटरसेक्ट कर रहे हैं बाय सिमिलैरिटी, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे कैसे होंगे, सिमिलर ट्रायंगल। वैसे ही आप याद रख सकते हो। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, सही हो गया। एनी साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, ये भी मैंने आपको बता रखा था कि किसी भी पैरेललोग्राम को अगर हम सर्कल के अंदर डालेंगे तो रेक्टेंगल बनेगा, सर्कल के बाहर डालेंगे तो रोम्बस बनेगा। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो एक पैरेललोग्राम बनेगा। ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2। अब ऐसे क्वेश्चंस में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये अप्रूव करके ये कुछ चीजें आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ऑल दी 4 साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ, चारों साइड कैसी हैं, बराबर। इसका मतलब या तो वो एक रोम्बस होगा और या फिर वो एक पैरेललोग्राम होगा। द डायगोनल्स आर इन द रेशो, अब डायगोनल अलग अलग है तो मतलब क्या है, वो एक रोम्बस है। ये चीज आपके इंस्टेंट दिमाग में आनी चाहिए कि भी ऐसा एक पैरेललोग्राम है जिसकी चारों साइड कैसी है, बराबर। तो चारों साइड बराबर किस किस पैरेललोग्राम में होती है, या तो रोम्बस या फिर स्क्वायर। लेकिन स्क्वायर के अंदर डायगोनल बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो डायगोनल्स का रेशो क्या है, 1:2, मतलब डायगोनल अलग अलग है। इसका मतलब वो क्या बनेगा बेटा, वो एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी चारों साइड तो बराबर है लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो वो क्या बनेगा, रोम्बस। लेकिन रोम्बस की खास बात क्या होती है कि डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 12, और ये जो रोम्बस बना है इसके डायगोनल्स का सम ए बी सी डी, तो बेटा डायगोनल्स का सम कितना है, 12, और उनका रेशो कितना है, तो मान लेते हैं D1 रेशो D2, उनके डायगोनल्स का रेशो कितना है, 1:2, और डायगोनल्स का सम कितना है, 12। तो रेशो में आपने यहां से वैल्यूज निकालना सीखा है। आप डायरेक्ट कह सकते हो D1 की वैल्यू 1 है, D2 की वैल्यू 2 है, तो दोनों का सम कितना आया क्वेश्चन के हिसाब से, यानी कि रेशो की फॉर्म में 3, लेकिन एक्चुअली में उनका सम कितना है, 12। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो बेटा D1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, और D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, 8। ये आपको दिखना चाहिए। पूछा क्या उसने, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, क्योंकि ये कौन सा पैरेललोग्राम है, एक रोम्बस है, और रोम्बस का एरिया हम बेटा कैसे फाइंड करते हैं, तो डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, एरिया ऑफ रोम्बस इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ D1 इंटू D2। तो D1 इंटू D2 कितना है, 8 चौक 32, 32 का आधा कितना हो जाएगा, 16, तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 4:3। एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और विड्थ का रेशियो कितना है, 4:3। देन व्हाट इज द रेशियोज ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पार्ट्स ऑफ द डायगोनल विद अ लॉन्ग साइड टू द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पार्ट ऑफ डायगोनल विद अ शॉर्टर साइड। तो बहुत सारे बच्चों को होता क्या है, जब ये लैंग्वेज पढ़ते हैं ना तो यहां तक तो समझ में आ जाता है, इसके बाद लैंग्वेज पढ़ने में दिक्कत आता है, मतलब क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है। कभी भी अगर ऐसा आपके साथ एग्जाम में अंदर हो तो एग्जाम में फायदा क्या है कि क्वेश्चन इंग्लिश में भी दे रखा है और हिंदी में भी दे रखा है। अगर इंग्लिश में क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो बेटा हिंदी में रीड करो, सो दैट कि आपको समझ में तो आए कहना क्या चाह रहा है। इस क्वेश्चन में वो कहना ये चाह रहा है, अगर आप लोगों ने सोल्व किया और आपसे सोल्व नहीं हुआ है तो ध्यान दो, ABCD एक रेक्टेंगल है, ABCD, जिसमें उसकी लेंथ का और विड्थ का जो रेशियो है, तो बेटा मान लेते हैं 4x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, बिना माने भी सोल्व हो जाएगा। और आपको पता है कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल भी होते हैं। तो AC किसके बराबर है, BD के, और अगर ये O है तो आप कह सकते हो कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, मतलब OD इज इक्वल टू OB एंड AO इज इक्वल टू OC। आप ध्यान से पढ़ो, व्हाट इज द रेशियोज ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पार्ट ऑफ द डायगोनल्स, मतलब डायगोनल्स के जो पार्ट हैं, तो डायगोनल्स के पार्ट कौन कौन से हैं, ये और ये। तो डायगोनल्स के पार्ट विद अ लॉन्गर साइड या विद अ लॉन्ग साइड, तो बेटा आप खुद बताओ कि डायगोनल्स के पार्ट तो ये हो गए, ये लॉन्गर साइड के साथ कौन सा डायगोनल बना रहे हैं, तो आप बोलोगे ODC या फिर OAB। और शॉर्टर साइड के साथ अगर हम बात करेंगे, शॉर्ट साइड कौन सी बेटा, ये वाला ट्रायंगल। देखो, पार्ट ऑफ अ डायगोनल विद द शॉर्टर साइड, पार्ट ऑफ अ डायगोनल विद द लॉन्गर साइड, ये आपको देखना चाहिए। अब यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होता, ये तो आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये सेकंड्स में क्वेश्चन करने वाले हैं बेटा, जिसमें आपका आंसर सेकंड्स में आना चाहिए। क्यों, आपको याद ये होना चाहिए
कि किसी भी ट्रायंगल में, कोई भी ट्रायंगल ले लो आप, ए बी और सी, ये एक डी पॉइंट है, ये एक डी पॉइंट है आपके पास। अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल का बेस सेम है, तो अगर आप देख रहे हो यहां पे ए डी बी और ए डी सी, इन दोनों ट्रायंगल का बेस कैसा है, सेम, तो ये मान लेते हैं ए है और ये कितना है बी। तो किसी भी ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल जो सेम बेस पे लाई करते हैं, उनका एरिया का रेशियो हमेशा बेस के रेशियो में ही डिवाइड होता है। मतलब इन दोनों का एरिया का जो रेशियो जाएगा वो ए रेशियो बी जाएगा। ए डी बी एंड ए डी सी का जो एरिया का रेशियो होगा वो हमेशा उनके साइड्स के, यानी कि उनकी जो बेस होगी उसके रेशियो के बराबर होगा। तो ए रेशियो बी डायरेक्ट आंसर। अब डायगोनल में हमें यहां ध्यान से देखो, यहां पे बेटा एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो मतलब ओडी किसके बराबर है, ओबी के बराबर है। आप इस ट्रायंगल में देखो, ये दोनों ट्रायंगल का हमसे क्या पूछा है, एरिया का रेशियो, सेम बेस पे आ रहे हैं और इनका जो रेशियो है साइड्स का रेशियो कितना है, 1:1। तो इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया रेशियो होगा वो भी कितना हो जाएगा, 1:1। बिना टाइम को वेस्ट किए, बिना बेटा क्वेश्चन पे पेन उठाए आप अप्रोच कर सकते हो। बस ये आपके दिमाग में ऑलरेडी पहले से होना चाहिए, आपने ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व किया होना चाहिए। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन सोल्व करो आप खुद से। ABCD is a parallelogram where AC and BD are the diagonals। ठीक है, एक पैरेललोग्राम है जहां पे AC और BD क्या है, डायगोनल्स। If angle BAD is equal to 60 डिग्री and angle ABD is equal to 90 डिग्री, then what is BD square is equal to। अगर एंगल देना शुरू कर देना, ध्यान रखना पाइथागोरस लग रही होगी या फिर सिमिलैरिटी, ये दो ही चीज आपको दिमाग में आनी चाहिए। बेटा ABCD एक पैरेललोग्राम है, लेकिन इस तरीके से है कि AC एंड BD डायगोनल्स हैं और BAD, तो अपनी मर्जी से कैसे भी आप बना लो अभी। तो ए बी सी एंड डी एक पैरेललोग्राम है, जिस आपको पता है अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी और पैरेलल भी हो जाएंगी, और ए सी एंड बी डी क्या है, वो डायगोनल्स हैं। बी ए डी, तो बी ए डी, तो ये वाला जो एंगल है ये कितना है बेटा, 60 डिग्री है। और ए डी बी, तो ए डी और बी, और ये वाला एंगल कितना है इसमें, 90 डिग्री है। तो आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम के अंदर क्या बताया था मैंने आपको एंगल पे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री। तो अगर एडजेसेंट एंगल का सम बेटा 180 डिग्री है और इन दोनों का सम देखो कितना आ जाएगा, 150, तो ये एंगल कितना चला जाएगा, 30 डिग्री। तो ये पूरा एंगल कितना है, 60 डिग्री, और ये पूरा एंगल कितना चला जाएगा, 120 डिग्री। ये आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए। व्हाट इज BD स्क्वायर। अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे ABD में, ये D कैसा है, 90 डिग्री, मतलब ये ट्रायंगल कैसे बन रहा है, इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, जहां पे D पे क्या बन रहा है आपका, 90 डिग्री, तो एंगल A पे क्या बन रहा है आपका, ये 60 डिग्री, तो B पे क्या बन जाएगा, अगर इधर की तरफ देखेंगे ये वाला एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे, 30 डिग्री। अगर ये 30 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका यहाँ से, 90 डिग्री। अगर एंगल पे क्वेश्चन पूछा होता तो ये आपको दिखना चाहिए। अब आपको पता है बेटा पाइथागोरस थ्योरम में मैंने आपको बताया था कि AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, AB का स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस हमेशा एप्लीकेबल होती है। उसने पूछा है BD का स्क्वायर, तो BD का स्क्वायर अगर मैं निकालूंगा तो BD का स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा AB का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, हमें किसकी फॉर्म में निकालना है, AB की फॉर्म में निकालना है। तो AD क्या है, AD आपके पास ये रहा। आप यहां से कह सकते हो कि AD की वैल्यू, या अगर मैं इसको चेंज ना भी करूं, आप यहां से भी कह सकते हो, देखो डायरेक्ट, तो AD का स्क्वायर, यहां पे देखो AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, तो BD का स्क्वायर कहां पे, यहां पे ये रहा। अगर आपको डायरेक्ट ये पता है तो बेटा इसमें अगर मैं देखूं तो हम कह सकते हैं AD इज इक्वल टू BC। क्यों, साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती है। अब आप ट्रायंगल देखो BCD में, तो बेटा BCD में भी तो ये क्या है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इसकी पाइथागोरस क्या है, DC। तो यहां पे भी अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं तो आप कह सकते हो BDC में जब मैंने पाइथागोरस लगाया तो बेटा DC का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे BC का स्क्वायर एंड प्लस इसमें क्या बोलेंगे हम यहाँ पे बेटा, BD का स्क्वायर। किसके बराबर हो जाएगा ये, BD का स्क्वायर। और AD किसके बराबर है, BC के बराबर है। वैसे तो सेम ही चीज आ जाएगा, पर अगर मुझे AD को, हमारे पास AD ये रहा,
एडी को अगर मुझे ए बी की फॉर्म में निकालना है तो मैंने क्या करा यहाँ पे बेटा, मैं बी सी को पुट करूंगा एडी, तो आप बोलोगे डी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, और बी सी को पुट करूंगा मैं यहाँ पे एडी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, और डीसी को मैं क्या लिख सकता हूं, तो डीसी को हम लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एडी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। अब इन दोनों को इक्वेशन को देखो, यहां पे हमें क्या निकालना है, बी डी का स्क्वायर निकालना है, और बी डी का स्क्वायर में किसकी फॉर्म में निकालना है, एडी की फॉर्म में निकालना है। तो मैं क्या करा, मैं बी डी का स्क्वायर इसको इधर ले जाता हूं, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं बेटा बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाएगा, तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा यहां से आपके पास, अच्छा वो तो सेम ही आ जाएगा अभी आपको। तो हम कैसे करेंगे फिर इसका एलिमिनेट, अब यहां पे लगाएंगे फिर हम साइन थीटा या फिर कोस थीटा। मुझे निकालना है, ध्यान से देखो, इसी ट्रायंगल में मेरे पास निकालना है मेरे को एडी, एडी निकालना है मुझे किसकी फॉर्म में, ए बी की फॉर्म में। बेटा देखो ये क्या है थीटा, थीटा के अपोजिट क्या है एडी, ए बी क्या लगाएंगे इसमें हम, ये क्या है एडी परपेंडिकुलर, ए बी क्या है हाइपोटेनस, तो इसमें लगाएंगे हम साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से एडी की वैल्यू जो मेरे पास आ जाएगी वो किसके बराबर आई, ए बी अपॉन 2, और एडी अपॉन 2 मैं यहां पे पुट कर दूंगा, तो ए बी स्क्वायर, तो मैं एडी को क्या लिख सकता हूं, ए बी का आधा, तो ए बी स्क्वायर अपॉन 4। जब बेटा बी डी स्क्वायर को मैं सोल्व करूंगा तो डायरेक्ट मेरे पास कितना आ जाएगा, यहां से थ्राइस ऑफ ए बी का होल स्क्वायर अपॉन 4 हमारा आंसर। मतलब ये करने की आपको जरूरत नहीं थी, ठीक है, जब आपको दिख रहा है कि भी डायरेक्ट हम यहाँ पे साइन 30 लगा के सोल्व कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा, तो आपको ये करने की जरूरत इसमें नहीं है। एग्जाम में ऐसी गलती मत करना, आपको टाइम बचाना है, आपको टाइम बढ़ाना नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा बेटा, ब्रावो 3/4 ऑफ ए बी का स्क्वायर। A line through the vertex A of a parallelogram ABCD meet DC in P and BC produced in Q. If P is the midpoint of DC, then which of the following statement is correct? देखो ये क्वेश्चन चौथी बार रिपीट हो रहा है, बस अलग अलग लैंग्वेज के साथ। यही चीज आपको सीखना है कि एग्जाम में जो सेम क्वेश्चन होते हैं, जो डिफरेंट लैंग्वेज के साथ आते हैं, वो आपको दिखने चाहिए। और अगर वो आपको एक बार कनेक्ट कर गया तो बेटा बहुत जल्दी से आसानी से आप क्वेश्चन को सोल्व भी कर पाओगे, अप्रोच भी कर पाओगे। A line through the vertex A of a parallelogram ABCD meet DC in P and BC produced in Q. एक पैरेललोग्राम है मान लेते हैं, तो बेटा A, B, C एंड D एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। वर्टेक्स A पे, A से हमने एक लाइन खींची है पैरेललोग्राम में जो DC को मीट कर रहा है P पे, जो DC को मीट कर रहा है P पे। यहां से हमने एक लाइन खींची है जो DC को मीट कहां पे कर रहा है बेटा, P पे कर रहा है, एंड BC को मीट कर रहा है कहां पे, जब BC को हमने बढ़ाया आगे तो Q पे। ये जो पॉइंट है ये क्या है हमारा, Q है। इफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, और P क्या है, तो ये फिगर आपने देखा था अभी, मैंने आपको ये फिगर अभी सॉल्व कराया था। और ये क्या है बेटा, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब PC, आप कह सकते हो कि PC किसके बराबर है, PD के बराबर है, मिड पॉइंट है। तो इन दोनों का रेशियो कितना जाएगा 1:1। अगर दोनों का रेशियो 1:1 गया, मतलब अब आप यहां पे कह सकते हो, देखो ये ट्रायंगल, ये एंगल इसके बराबर वर्टिकली अपोजिट, ये वाला एंगल इसके बराबर, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल, और डीपी बराबर किसके बराबर है, आपके पीसी के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं बेटा जो एंगल आपको दिखा है एडीपी, वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, वो कॉन्ग्रुएंट है। ए के अपोजिट कौन सा एंगल दिख रहा है आपको, क्यू, डी के अपोजिट सी, पी के अपोजिट पी, क्यू सी पी, कौन सी थ्योरम से, तो आप कह सकते हो कि देखो एंगल एपीडी किसके बराबर है, एंगल सीपीक्यू के, और डीपी बराबर है किसके, पीसी के, और एंगल एडीपी बेटा किसके बराबर है, एंगल पीसीक्यू के। तो आप कह सकते हो कि बाय एंगल साइड एंगल, दो एंगल्स के बीच का अगर साइड बराबर हो जाए, तो मैंने आपको बताया था ना लास्ट सेशन में, मैंने आपको बताया था कि 5 कॉन्ग्रुएंसी होती है, साइड साइड साइड, ठीक है। मैं दोबारा लिख देता हूं बेटा आपको, अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर है तो कॉन्ग्रुएंट, लेकिन अगर साइड का रेशियो बराबर है तो सिमिलर। इसके बाद हमने देखा था बेटा यहाँ पे साइड एंगल साइड, और हम कर सकते हैं यहाँ पे एंगल एंगल साइड, और या फिर एंगल साइड एंगल, और लास्ट था आपका बेटा आरएचएस। इन पे आपकी कमांड होनी चाहिए। ये फिगर कभी भी आपको दिखे या तो सिमिलैरिटी और या फिर कॉन्ग्रुएंसी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, क्योंकि मिड पॉइंट बोल दिया, दोनों बराबर बोल दिया, अगर बराबर नहीं बोलता तो सिमिलर, लेकिन बराबर बोल दिया तो
कॉन्ग्रुएंट। अब ये कॉन्ग्रुएंट है तो उसने क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीडीए, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीडीए इज इक्वल टू दैट ऑफ ट्रायंगल पीसीक्यू। तो पीसीक्यू के क्या बराबर है, बिल्कुल, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में सब कुछ बराबर चलेगा, हाइट, साइड, पैरामीटर, एरिया, सब कुछ, इन रेडियस, सर्कुम, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। अब अगर पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं बेटा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ए बी, तो क्यू ए बी ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है इज इक्वल टू ट्वाइस दैट ऑफ पी सी क्यू। किसके बराबर है ये, पी सी क्यू के बराबर है। अब देखो ये एक पैरेललोग्राम है, तो बेटा ये वाली साइड इसके पैरेलल है, इजंट इट। अगर ये वाली साइड इसके पैरेलल है तो पैरेलल में मैंने आपको क्या बताया था, सिमिलैरिटी, क्या होगा हमेशा, सिमिलैरिटी। अब हमें बस प्रूफ क्या करना है, हमने अभी प्रूफ किया यहाँ पे कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इस एंगल के अपोजिट कौन सी साइड है, एपी, इसके अपोजिट यहाँ पे पीसी, तो मैं कह सकता हूं एपी बराबर पीक्यू। और अगर एपी बराबर पीक्यू है तो क्या बना बेटा, ये P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AQ। हम इसमें क्या लगाएंगे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अगर आपने थर्ड साइड के पैरेलल लाइन खींची है ट्रायंगल के अंदर और एक मिड पॉइंट है तो बेटा CB क्या होगा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। आप ये वाली फिगर याद रखो अब कि अगर ये मिड पॉइंट है और इसके पैरेलल आपने एक लाइन खींची है तो कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, ये भी क्या होगा, हमेशा मिड पॉइंट होगा। और अगर दोनों मिड पॉइंट है तो इस वाले ट्रायंगल के एरिया हमेशा कितना होता है, 1/4 ऑफ बड़े वाले का ट्रायंगल। आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ये भी मिड पॉइंट और ये भी क्या है, मिड पॉइंट। तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि जो PCQ है उसका एरिया किसके बराबर है, 1/4 ऑफ QAB के बराबर है। लेकिन उसने क्या बोला है कि QAB का एरिया बेटा कितना है, 4 टाइम्स ऑफ PCQ, लेकिन उसने क्या बोला है कि ट्वाइस है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, ओनली वन इज करेक्ट। ठीक है बेटा, आप सारे क्वेश्चंस को खुद से सोल्व करो। कोई भी ऐसी चीज है जो आपको समझ में नहीं आ रही है आप मेरे को बेटा कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द गिवन फिगर, द सम ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD एंड BOC इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB एंड DOC। एंगल AOD इज इक्वल टू, तीन स्टेटमेंट है जो आपको दे रखे हैं और आपसे पूछा है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज इक्वल टू, इज ग्रेटर देन AC प्लस BD के। क्या ये बराबर होंगे या इनका सम इससे बड़ा होगा, ये चीज हम देखते हैं। पहली चीज जो आपके दिमाग में आनी चाहिए, फिगर क्या है, ABCD है क्या, ये आपको दिखना चाहिए। ये दिखा तभी क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर सोल्व हो जाएगा, अगर नहीं दिखा तो ये क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होगा। अब आपको दिखना चाहिए कि देखो ये तो स्लैंट साइड है बेटा, ये इसके पैरेलल नहीं है, लेकिन ये वाली साइड क्या है, इसके पैरेलल है। एक साइड अगर पैरेलल है और दूसरी साइड कैसी है, नॉन पैरेलल है, तो ये फिगर कौन सी बनती है, आपको याद होना चाहिए। ऐसी कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें बेटा वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल होती है और बाकी पैरेलल नहीं होती है, तो वो क्या बनेगा, ट्रेपीजियम। एक ट्रेपीजियम रूल है बेटा एरिया के ऊपर जो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, वो क्या है, अगर ये ट्रेपीजियम है ABCOD, ये साइड A है और ये B है, तो याद रखो अगेन मैंने क्या बताया बेटा, ये दोनों ट्रायंगल कैसे होते हैं, सिमिलर। ये भी दोनों कैसे होंगे, सिमिलर। हमेशा सब कुछ, जितनी भी चीज मैं आपको बता रहा हूं वो सब कुछ बेटा सिमिलरिटी से होगा प्रूफ। तो इसको हम सिमिलरिटी से प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट याद रखो अगर ये पैरेलल साइड A है और ये वाली पैरेलल साइड B है तो ये सारे बेटा ट्रेपीजियम का जो एरिया का रेशो होगा ये होगा A², क्योंकि ये A के पास है, ये वाला ट्रायंगल B के पास है तो ये होगा B²। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, ये AB और ये AB। अब अगर ये पता है, आपका पहला स्टेटमेंट देखो ध्यान से बेटा, ये इसके पैरेलल है, मान लेते हैं ये A है ये B है, तो इसका एरिया कितना जाएगा, A², इसका एरिया कितना होगा, B²। कैसे आया, सिमिलरिटी से। कैसे आया ये, सिमिलरिटी से। ये कितना हो जाएगा AB, ये कितना हो जाएगा AB। क्या पूछा इसने, द सम ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD एंड BOC। तो क्या AOD और BOC का सम कितना है, A² प्लस B²। क्या बेटा वो DOC और AOB के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। ये आपको दिखना चाहिए था, ये आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज बेटा सिमिलरिटी लगा के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एंगल AOD, तो ध्यान से देखो आप, क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो एंगल AOD इज इक्वल टू BOC दिख रहा है बिल्कुल, क्यों बराबर है, वर्टिकली अपोजिट। सेकंड स्टेटमेंट आपका सही हो गया।
अब देखो थर्ड स्टेटमेंट को देखो कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि कुछ चीजें आपको आनी चाहिए एग्जाम में, वैसे ये सही स्टेटमेंट है। अब उसने क्या बोला है, ए बी प्लस बी सी, तो आपको ये चार ट्रायंगल दिख रहे हैं, ए ओ बी, डी ओ सी और बेटा बी ओ सी एंड ए ओ बी। ट्रायंगल में फॉर्मेशन के अंदर आपने सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ा होगा कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो साइड का सम तीसरी से हमेशा बड़ा होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ध्यान से सुनो क्या बोला मैंने, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो ये एंगल है कैपिटल ए के अपोजिट साइड को हमेशा स्मॉल में रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बस एक नोमेनक्लेचर है। बी के अपोजिट स्मॉल बी, सी के अपोजिट स्मॉल सी। तो मैं कह सकता हूं सम ऑफ एनी टू साइड, तो ए प्लस बी हमेशा किससे बड़ा होगा, सी से बड़ा होगा। ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है। इन चारों ट्रायंगल में उसी चीज को अप्लाई करो। तो आपने देखा, हम यहां पे कर लेते हैं बेटा ए ओ बी, या अगर मैं बात करूं ए डी सी, आप डायगोनल पे काम कर लो, क्योंकि उसने किसके बारे में पूछा है, डायगोनल के बारे में पूछा है। ए डी सी, तो ए सी हमेशा क्या है, बड़ा है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे ए डी प्लस डी सी इज ग्रेटर देन ए सी, इजंट इट। अब आप ट्रायंगल में देखो डी सी बी, तो मैं लिख सकता हूं बेटा डी सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन बी डी। अब आप ट्रायंगल में देखो ए बी सी में, तो मैं लिख सकता हूं वहां पे भी ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी। अब आप दूसरा ट्रायंगल देखो बेटा ए डी बी, तो यहां पे हम लिख सकते हैं ए डी प्लस ए बी इज ग्रेटर देन किससे आ जाएगा, बी डी क्या जाएगा। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो यहां पे क्या मिलेगा मुझे, ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ए सी प्लस बी डी। ट्वाइस से ट्वाइस हो जाएगा कैंसिल आउट, मतलब थर्ड स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया, सही। उसमें क्या पूछा है, स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो बेटा आंसर क्या जाएगा आपका 2 and 3, ब्रावो आंसर। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है आपसे, इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एंगल बी 90 है। एक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये मान लेते हैं आपका एंगल बी है, तो ए बी सी जो कि कितना है बेटा 90 डिग्री है, और बाकी अपनी मर्जी से आप कुछ भी बना लो। तो ए बी सी और ये वाला पॉइंट कितना है, डी है। उसने क्या बोला है कि इफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर के है, तो आपसे पूछा है एंगल ए सी डी बताओ। देखो इसको ज्वाइन कर लेते हैं। अब ज्वाइन के पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, मैं इसको लिख सकता हूं बेटा ए डी का स्क्वायर, क्योंकि माइनस ए डी स्क्वायर हम इक्वल टू के इसको इधर लेंगे, तो क्या जाएगा हमारे पास ए डी का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इस ट्रायंगल में देखो ए बी सी, ये क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री तो मतलब क्या लगाएंगे इसमें हम, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो आप कह सकते हो कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर। हमने यहाँ पे पुट कर दिया ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, हमने पुट कर दिया ए सी का स्क्वायर, तो बेटा ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। तो ये कब होता है, जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जब एक एंगल कैसा हो जाएगा 90, और हाइपोटेनस क्या दिख रहा है आपको एडी, तो देखो एडी का स्क्वायर, तो मतलब इसके अपोजिट वाली जो एंगल है वो कितना है बेटा आपका 90 डिग्री का। उसने क्या पूछा आपसे ए सी डी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कैसे, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि अगर 90 डिग्री है तो ये होल्ड करेगा, अगर ये होल्ड कर रहा है तो मतलब 90 डिग्री है, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई कर रही है और अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 होगा। सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए। अब आगे क्या बोला है, द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए बी सी एंड डी कट द सर्कल्स एट पी क्यू आर एंड एस रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज एंगल पी क्यू आर प्लस आर एस पी। वैसे तो आप टाइम वेस्ट नहीं करने हैं, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए इसका फिगर बनाओ। जब आप इसकी फिगर बनाएंगे तो फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, लेकिन आपको समझ में क्या आना चाहिए था, कैसा क्वाड्रिलेटरल, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खास बात, अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री। अब बना लेते हैं, हमारे पास एक सर्कल है और बेटा क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, तो ए बी सी एंड डी। उसने क्या बोला है कि देखो ए और बी का और सी और डी का जो एंगल बाइसेक्टर है वो सर्कल पे मीट कर रहे हैं, कहां पे, पी क्यू आर एस। तो ए का जो एंगल बाइसेक्टर है वो यहां पे मीट करा, कहां पे
पी पे। जो बी का जो एंगल बाइसेक्टर है बेटा, फिगर इज एज पर नॉट स्केल, ठीक है। और डी का जो एंगल बाइसेक्टर है और सी का जो एंगल बाइसेक्टर है, तो सी का एंगल बाइसेक्टर कहां पे मिल रहा है, आर पे, और डी का जो एंगल बाइसेक्टर है वो कहां पे मिल रहा है, एस पे। अब आप ध्यान से देखो, आपको दिखना क्या चाहिए कि पी क्यू आर एस, अगर मैं यहां पे इसको ज्वाइन कर दूं तो ये भी क्या बन रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। पी क्यू आर एस क्या बना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसकी चारों वर्टिसेस कहां पे हैं, सर्कल के ऊपर। और अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल्स का सम 180। क्या पूछा है, एंगल पी क्यू आर, तो बेटा एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल आर एस पी। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, चार्ली। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली। बिल्कुल, किसके, अभी बताया था मैंने आपको कि ट्रेपीजियम के डायगोनल्स एक दूसरे को हमेशा बाइसेक्ट भी करते हैं, लेकिन कब, अगर वो आइसोसेलेस होगा, अदरवाइज इंटरसेक्ट करेंगे किस रेशो में, साइड के रेशो में। ध्यान रखो, अगर ये एक ट्रेपीजियम है तो ट्रेपीजियम की खास बात क्या है बेटा, उसमें सिर्फ और सिर्फ वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन आपको देखने को मिलेगा। और AC को अगर मैं ज्वाइन करूं और BD को, तो ये क्या है इसके डायगोनल्स, ये क्या है O। तो अब मैंने क्या बताया था आपको, देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, तो सिमिलरिटी से आप प्रूव कर सकते हो कि AO अपॉन OC हमेशा बराबर होगा OB अपॉन OD के, और इज इक्वल टू AB अपॉन DC। तो जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे या एक दूसरे को वो डिवाइड करते हैं साइड के रेशो में, पैरेलल साइड के रेशो में एक दूसरे को डिवाइड करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो गया। एनी लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम डिवाइड्स द नॉन पैरेलल साइड प्रोपोर्शनली। यही तो हमारी क्या है, थेल्स थ्योरम। ये क्या है हमारी यहाँ पे, सिमिलैरिटी, ठीक है। कि किसी भी नॉन पैरेलल साइड्स के अगर आपने एक लाइन खींची है पैरेलल, तो ध्यान रखना ये पैरेलल लाइन ये नॉन पैरेलल साइड को भी बेटा सेम रेशो में डिवाइड करेगी। ये आगे जाके थेल्स थ्योरम आपको देखने को मिलेगी, हम ट्रायंगल में इस पे कमांड करेंगे। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए हमारे, सही हो गए। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, चार्ली। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड इन रेडियन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। तो बेटा पेंटागन हमने कई बार देख लिया, सारे एंगल्स का सम कैसे निकालेंगे, अगर नहीं आपको डायरेक्ट याद तो, अगर n साइडेड पॉलीगन है तो उसके सारे इंटीरियर एंगल का सम होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। पेंटागन है तो 5 साइड, 5 - 2 इंटू 3, तो कितना आ गया बेटा आपके पास 540। और हर एक एंगल की जो वैल्यू होती है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटीरियर एंगल, सबका नहीं पूछा, एक का पूछा है। तो अगर 5 साइड है तो 5 एंगल, अगर पांचों का सम इतना है 540 है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। हमारे पास कितना जाएगा बेटा, 5 3 15, 5 6 30, किसके बराबर आएगी यहाँ से 108 डिग्री। लेकिन ये नहीं पूछा, उसने रेडियन की फॉर्म में पूछा है। अब आपको क्या याद होना चाहिए था कि पाई रेडियन किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, पाई अपॉन 180 डिग्री। और 108 डिग्री में अगर मुझे रेडियन फाइंड करना है तो बेटा 108 डिग्री की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना जाएगा, पाई अपॉन 180 डिग्री। यहाँ पे अगर मैं इसको सोल्व करूं बेटा तो 9 से काटेंगे इसको, 9 1 9, 9 2 18, 9 2 18 0, तो 4 3 12, 4 5 20। तो सोल्व करके कितना आएगा 3/5 आपका आंसर। हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, चार्ली। If the sum of all interior angle of a regular polygon is twice the sum of all its exterior angle, then the polygon is। आप सभी को पता है, नहीं पता है तो बेटा इन सेशंस में देख के आपको याद हो गया होगा कि द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। मान लेते हैं कि उस पॉलीगन के अंदर n साइड है, तो सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, n-2 इंटू 180 डिग्री इज ट्वाइस द सम ऑफ ऑल इट्स एक्सटीरियर एंगल। और सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कोई भी एक पॉलीगन हमेशा कितना होता है, 360, तो उसका दुगना है। उसने क्या बोला है, उसका दुगना है। तो 180 से काटेंगे बेटा 2 बार जाएगा, तो n-2 इज इक्वल टू 4, n की वैल्यू कितना जाएगी आपके पास 6। इसका मतलब उस पॉलीगन के अंदर कितनी साइड है, 6 साइड है। और 6 साइड वाले बेटा रेगुलर पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं, हेक्सागन। 5 वाले को पेंटागन। ऑक्टागन मतलब 8, डेकागन मतलब 10, नोनागन मतलब 9 साइड्स। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and twice of AB is equal to thrice of DC.
द डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O, व्हाट इज द रेशियोज ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB टू दैट ऑफ DOC। देख लेते हैं। अब देखो साइड्स लिखने से पहले आप पहले रेशियो देख लिया करो, क्योंकि हमने इन दोनों को माना है पैरेलल साइड, तो हमेशा पैरेलल साइड में जो बड़ी होगी वो कहाँ आएगी, नीचे की तरफ आएगी। हमें क्या गिवन है कि ट्वाइस ऑफ AB किसके बराबर है, थ्राइस ऑफ DC का। तो बेटा AB अपॉन DC का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, 3/2। और ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें AB क्या है बेटा, AB इज पैरेलल टू DC और DC कैसा है, छोटा। इसका मतलब ये पैरेलल साइड कैसे लिखेंगे हम, A B C एंड D। और डायगोनल्स एक दूसरे को काट रहे हैं, तो AC और BD जो एक दूसरे को काट रहे हैं उन्होंने O पे काटा है। पूछ कर आपसे व्हाट इज द रेशियोज ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, तो AOB टू दैट ऑफ DOC। अभी देखो लास्ट सेशन में मैंने इवन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था बेटा ट्रेपीजियम रूल, कि अगर आपको पैरेलल लाइन दिख रही है तो बाय सिमिलरिटी डायरेक्ट आप प्रूव कर सकते हो। DC की वैल्यू कितनी है 2, AB की वैल्यू कितनी है 3। तो बेटा रेशियो की फॉर्म में एरिया हम कैसे निकालते हैं डायरेक्ट, ये 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, डायरेक्ट आंसर। किसका पूछा है उसने आपसे, AOB। तो AOB का जो एरिया बेटा रेशियो वो कितना है, 9 रेशियो किसके साथ, DOC के साथ 4। हमारा आंसर कितना हो जाएगा इसमें, 9:4। आप सिमिलरिटी से भी सॉल्व कर सकते हो लेकिन टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, तो कुछ चीजें आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए अगर आपको बेटा टाइम कम लगाना है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखो, लेट P बी द एरिया ऑफ ए स्क्वायर X एंड Q बी द एरिया ऑफ द स्क्वायर फॉर्म्ड ऑन द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर X, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P अपॉन Q। देखो ध्यान से देखो, इसमें आपके पास बेटा एक स्क्वायर है, बना लेते हैं यहां पे, ठीक है। ABCD एक स्क्वायर है और उसका एरिया कितना है, इसका एरिया है P, तो इसकी साइड मान लेते हैं बेटा A। इसकी साइड कितनी है A, इसका डायगोनल कितना होता है, तो आपको पता है स्क्वायर का डायगोनल होगा √2a। अब हमने क्या करा, डायगोनल पे एक और स्क्वायर बनाया जिसका एरिया कितना है, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर x, ठीक है। ये जो x था इसका एरिया P था, ABCD जो आपका स्क्वायर है उसको क्या बोला, x बोला है, उसके डायगोनल पे एक दूसरा स्क्वायर बनाया है हमने और जिसका एरिया कितना है वहां पे Q है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P अपॉन Q। तो P का एरिया अगर मैंने A माना है तो बेटा P की वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर, Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो √2a का स्क्वायर विच इज 2a स्क्वायर। उसने क्या पूछा आपसे, P अपॉन Q। P की वैल्यू कितनी है a स्क्वायर, Q की वैल्यू कितनी है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर। कट कटा के हमारे पास कितना जाएगा बेटा, 1/2 डेल्टा आंसर। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना था आपको। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and E and F be the midpoint on AD and BC respectively. If EF is equal to 10 centimeter and AB minus DC is equal to 4 centimeter, then what is the value of AB into DC? ट्रेपीजियम है हमारे पास एक, और ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें बेटा AB पैरेलल है CD के, और उसने क्या बोला है कि AD के और BC पे एक मिड पॉइंट है E और F। तो बेटा आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि स्लैंट हाइट के मिड पॉइंट पे जो लाइन हम खींचते हैं उसकी वैल्यू कितनी होती है हमेशा, तो हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड। और यहाँ पे EF की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 10 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है आपको, तो AB माइनस DC की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो EF की वैल्यू कितनी होती है, तो अगर आपने ट्रेपीजियम पे नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो उसकी लेंथ होती है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड क्या हमारे पास, AB प्लस DC। अब देखो उसने बोला AB माइनस DC, इस बात का मतलब क्या है कि AB नीचे की तरफ है और DC ऊपर की तरफ है, मतलब AB बड़ा है और DC छोटा है। ये चीज आपको ध्यान देना है, गौर देना है आपको इस चीज पे। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ बेटा EF की वैल्यू कितना है 10, तो AB प्लस DC की वैल्यू कितना जाएगा 20, और AB माइनस DC की वैल्यू कितनी है 4। बेटा दोनों इक्वेशन है, सोल्व करेंगे, पहले इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, ट्वाइस ऑफ AB इज इक्वल टू 24, और AB की वैल्यू कितना जाएगा 12। अगर AB की वैल्यू 12 है, इसमें पुट कर देंगे तो बेटा DC की वैल्यू कितना जाएगा 8। हमसे क्या पूछा है, AB इंटू DC, AB इंटू DC, तो कितना जाएगा बेटा 12 थे, तो आप बोलोगे 96, यानी कि ब्रावो आंसर।
अगला क्वेश्चन देखो, ABCD इज अ पैरेललोग्राम विद AB इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड AD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर इफ थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन AB एंड AD। तो ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें बेटा AB की लेंथ है 15 सेंटीमीटर, AD की लेंथ है 8 सेंटीमीटर और उनके बीच का जो एरिया है एक्यूट एंगल वो कितना है, थीटा। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो अगर दो साइड आपको दे रखी है और उसके बीच का एंगल दे रखा है तो बेटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ साइड, यानी कि 15 इंटू 8 और उनके बीच का जो एंगल है उसका साइन, हम बोलेंगे इसमें साइन थीटा। तो बेटा 15 एरिया कितना होता है 120, तो 120 साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ब्रावो, इज द आंसर। कितने आसान आसान क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बेटा व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इंटीरियर एंगल टू द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड। अगर एक पॉलीगन है जिसकी एन साइड है, उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंटीरियर एंगल, हर एक इंटीरियर एंगल का हर एक एक्सटीरियर एंगल के साथ रेशियो पूछा है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। क्योंकि बेटा एक रेगुलर पॉलीगन है तो सारे एंगल क्या होते हैं, बराबर। अगर मैं नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या जाएगा, वैल्यू ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। ऐसे ही रेशियो पूछा है तो बेटा सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 सबका, और सारे एंगल कैसे होते हैं, बराबर। मैं n से डिवाइड कर दूं, नंबर ऑफ एंगल से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या जाएगा, हर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू। सॉल्व करेंगे, n से n कट जाएगा, 180 से कितनी बार जाएगा बेटा, 2 बार जाएगा। तो इंटीरियर एंगल का रेशियो एक्सटीरियर एंगल के साथ कितना आया, n-2/2, चार्ली इज द आंसर। ठीक है, देखो पैरेललोग्राम के ऊपर बेटा दोबारा से क्वेश्चन आ गया है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, अ सर्कल थ्रू ABC, मतलब ABC से पास हो रहा है, इंटरसेक्ट CD प्रोड्यूस, जब हमने CD को बढ़ाया कहां पे, E पे बढ़ाया, तो आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। देखो बेटा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को शो करेगा कि आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर पाए या नहीं कर पाए। पहला तो आपको दिक्कत क्या आती है कि भाई ऐसा पैरेललोग्राम बनाओ, ठीक है, जो ABC से एक सर्कल पास हो रहा है। तो पहले आप सर्कल बनाओ, कभी ऐसा क्वेश्चन दिखे। उसने क्या बोला है, तो आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। ये इसको बोल देते हैं, कौन कौन सी साइड पास हो रही है बेटा, ABC पास हो रही है, तो उसको ऐसे लिखना पड़ेगा हमें। इसको बोलेंगे A, ये B है और C, क्योंकि ABC से पास हो रहा है और ये D है। और जब CD को बढ़ाया, किसको बढ़ाया, CD को बढ़ाया, तो वो सर्कल पे कहां जाके मिला बेटा, ये E पे जाके मिला। तो आपसे क्या पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट यहां पे सही है। उसने पूछा है AE बराबर AD, ये जो AE है क्या वो AD के बराबर है, प्रूफ करते हैं। अब ये बेटा अगर पैरेललोग्राम है तो आपको पता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल होंगी, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। तो ये AB बेटा CE के भी क्या होगी, पैरेलल होगी। अगर AB इज पैरेलल टू CE तो मैं कह सकता हूं कि यहां पे देखो, कहीं भी मान लेते हैं, यहां पे हमने माना एंगल थीटा, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल हमेशा क्या, सॉरी अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के अंदर कैसे होते हैं, बराबर, और एडजेसेंट एंगल कैसे होते हैं बेटा, सप्लीमेंट्री। इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। अब आप यहां पे डायरेक्ट कह सकते हो कि ये वाला एंगल अगर ये थीटा है तो ये कितना जाएगा यहां से 180 माइनस थीटा। अब अगर ये 180 माइनस थीटा है, अब आप देखो बेटा A, B, C और E में ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खास बात क्या होती है, अपोजिट एंगल्स का सम 180। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो बेटा ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। अब अगर आपको ये दिखा तो आपको ये प्रॉपर्टी याद होना चाहिए था, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर होते हैं तो इनकी अपोजिट जो साइड होती है वो भी हमेशा इक्वल होंगी। इस थीटा के अपोजिट ये वाली साइड, इस थीटा के अपोजिट ये वाली साइड। तो अगर ये एंगल बराबर है तो ये साइड भी क्या होंगी, बराबर, एंड वाइस वर्सा। अगर साइड बराबर है तो इनके अपोजिट वाले एंगल भी बराबर हो जाएंगे। तो बेटा दोनों एंगल बराबर, इस साइड के अपोजिट AD, इस एंगल के अपोजिट AD साइड, इस एंगल के अपोजिट AE साइड। तो मैं यहां से कह सकता हूं AE बराबर AD, मतलब पहला स्टेटमेंट मेरा क्या हो गया, यहाँ पे सही हो गया। अब हमें चेक करना है सेकंड स्टेटमेंट कि CD बराबर DE। ध्यान दो इस पे, CD बराबर DE। अब अगर मैं वही चीज यहां पे अप्लाई करूं बेटा, इसी पॉइंट से जाऊं यहां पे,
देखो अगर ये बराबर होता, ध्यान से समझो, अगर ये बराबर होगा इसका मतलब क्या होगा, मैं इन दोनों ट्रायंगल में अगर ध्यान से देखना शुरू करूं, एंगल्स पे देखो, क्या वो ट्रायंगल सिमिलर है, क्या वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्या हम प्रूफ कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे, ये आपको देखना चाहिए। अब अगर मैं ध्यान से देखूं यहां पे इस वाले ट्रायंगल में, बेटा ये भी कितना था 180 माइनस थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। देखो ये कितना है 180 माइनस थीटा, ये भी कितना है 180 माइनस थीटा, ये इसी एंगल्स पे काम करते हैं। तो दो एंगल के बीच की साइड मान लेते हैं पहले इक्वल है, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाते हैं, क्या है वो बराबर। अगर बेटा डीसी और डीई के बराबर है तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि ये एंगल अगर थीटा है और ये एंगल कितना है 180 माइनस थीटा, तो एडी किसके, यहां से कह सकते हैं एडी बेटा किसके इक्वल है, एई के बराबर है। अब अगर ये वाला डीसी और डीई एक दूसरे के बराबर हैं तो ये क्या है, एडी क्या है उस ट्रायंगल का मिड पॉइंट, मतलब साइड्स का क्या है वो मिड पॉइंट बना रहा है। और अगर ये साइड का मिड पॉइंट बना तो इसका मतलब एडी भी इसके इक्वल होना चाहिए फिर तो, ठीक है, क्यों, एंगल्स के बेसिस पे। इसका मतलब ये होगा, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन में अगर ये फिगर दिखे और आपको एक पैरेललोग्राम दिख रहा है तो डीई सी बराबर डीई के तभी होगा व्हेन डी इज अ मिड पॉइंट। ये ध्यान रखो कॉन्सेप्ट, डीसी बराबर डीई तभी पॉसिबल है व्हेन डी इज अ मिड पॉइंट। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ क्लियर नहीं है, डी उसका मिड पॉइंट नहीं है, जिसकी वजह से अगर डी मिड पॉइंट होगा तो फिर ये पैरेललोग्राम बनना मुश्किल हो जाएगा, ये फिर वहां पे बेटा पैरेललोग्राम नहीं बनेगा। इस वजह से आपका सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन इज करेक्ट। आप एंगल्स के बेसिस पे आप सिमिलरिटी लगा के प्रूफ कर सकते हैं, बट इसको डायरेक्ट याद रखो, अगर पैरेललोग्राम बनाया और ये फिगर बन रही है और ये बोल रहा है डीई बराबर डीसी, तो डी हमेशा मिड पॉइंट होगा। लेकिन अगर डी मिड पॉइंट है तो फिर ये पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये कैसे प्रूफ करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी से, मतलब सिमिलरिटी से देखेंगे कि अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तब क्या हो जाएगा इक्वल, लेकिन अगर एंगल आपके बेटा या साइड्स अगर आपके वहां पे आपको कॉन्ग्रुएंसी अगर वहां पे नहीं दिख रही है, मतलब सिमिलर है, तो वो इक्वल कभी भी नहीं होंगे। What is the diameter of a circle inscribed in a regular polygon of 15 side with side length unity? बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करते हैं या इसको अप्रोच नहीं कर पाते। आज के बाद आप हमेशा ध्यान रखो, अगर कोई भी रेगुलर फिगर है और उस रेगुलर फिगर के अंदर, मतलब वो ट्राइंगल भी हो सकता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है, वो एक पेंटागन भी हो सकता है, हेक्सागन भी हो सकता है, ऑक्टागन, नैनागन या नैनोगन या डेकागन, कुछ भी हो, कोई भी रेगुलर फिगर हो, कितनी भी साइड हो, एन साइड का हो, अगर उसके अंदर आपने एक सर्कल डाला है तो उसकी जो रेडियस फाइंड करेंगे वो ध्यान रखो, जो इन रेडियस होगी वो होगी बेटा हमेशा एरिया ऑफ दैट, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन, उस रेगुलर पॉलीगन का एरिया अपॉन उसका सेमी पेरीमीटर। ये ध्यान रखो, अगर किसी भी रेगुलर फिगर के अंदर आपने सर्कल डाला है, चाहे वो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या फिर आपका स्क्वायर हो, फिर चाहे पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कोई भी कितनी भी साइड का हो, उसका एरिया हमेशा क्या होगा, उस फिगर का, सॉरी, उसका जो इन रेडियस है वो किसके बराबर होगा, उस फिगर का बेटा एरिया डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर। तो हमारे पास क्या देखो, रेगुलर पॉलीगन, तो रेगुलर पॉलीगन की साइड कितनी है 15 और हर एक साइड की वैल्यू कितनी है 1 यूनिटी। तो आपसे पूछा है उसका एरिया, तो बेटा किसी भी रेगुलर पॉलीगन का जो एरिया निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी रेगुलर पॉलीगन का जो एरिया होता है बेटा, देखो दो तरीके होते हैं, एक तो अपोतम की फॉर्म में होता है और एक दूसरा मैं आपको डायरेक्ट लिखा रहा हूं। आपको याद क्या रखना है कि n/4 इंटू ए स्क्वायर, ए क्या है आपकी साइड ऑफ दैट रेगुलर पॉलीगन, n क्या है नंबर ऑफ साइड, इंटू बेटा कॉट, ठीक है, 180 अपॉन n, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड। ये क्या होता है, एरिया ऑफ एनी पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन का एरिया अगर आप निकाल रहे हैं तो, ठीक है। अपेतम की फॉर्म में भी होता है बेटा, वो मैं कभी बाद में आपको लिखा दूंगा, डायरेक्ट आप इसको याद रखो। मुझे निकालना है इन रेडियस, मुझे निकालना है पहले डायमीटर, तो डायमीटर के लिए मैं पहले क्या निकालूंगा, इन रेडियस इज इक्वल टू एरिया कितना हुआ उसका, यहां पर हम पुट करेंगे इन रेडियस, तो एरिया पुट किया हमने, कितना आएगा n/4, बेटा साइड कितना है 1 का स्क्वायर इंटू कॉट, तो 180 डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, सारी साइड का सम, साइड कितनी है 15, हर एक साइड की बेटा वैल्यू कितनी है 1, सबका अगर हमने सम किया तो कितना आएगा 15, उसका आधा, क्योंकि सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सारी साइड के सम का आधा, तो कितना जाएगा आपके पास 15/2। जब हम यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो बेटा r की वैल्यू आप देखो, यहाँ पे n कितना है 15, हमने पुट कर दिया,
15 को जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 15/4 इंटू कॉट 12 डिग्री डिवाइडेड बाई, ये भी कितना आएगा बेटा 15/2, इसको ऊपर ले जाते हैं, 15 से 15 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। आर की वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2 कॉट 12 डिग्री। लेकिन उसने रेडियस नहीं पूछा, डायमीटर पूछा है, और आप सभी को पता होगा कि डायमीटर क्या होता है बेटा, ट्वाइस ऑफ रेडियस। अगर मैं रेडियस का ट्वाइस कर दूं तो मेरे पास डायमीटर कितना हो जाएगा बेटा, कॉट 12 डिग्री हमारा आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ब्रावो। बस यहाँ पे ध्यान रखो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटी है। किसी भी रेगुलर फिगर के अंदर अगर आपने सर्कल डाला है तो उसकी रेडियस क्या होगी, एरिया ऑफ दैट फिगर। वो ट्राइंगल भी हो सकता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है, पेंटागन भी हो सकता है, हेक्सागन भी हो सकता है, और अपॉन सेमी पेरीमीटर। दूसरा, किसी भी रेगुलर पॉलीगन का अगर आपको एरिया फाइंड करना है तो n/4 इंटू साइड स्क्वायर इंटू कॉट 180/n, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड एंड a इज वैल्यू ऑफ ईच साइड। ठीक है, तो बेटा आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं, जिसमें हमने क्वाड्रिलेटर और पॉलीगन को हमने कंप्लीट किया है। आई होप आपको ये बेटा समझ में आए होंगे। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से सीखे होंगे। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो बेटा इसको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसे ही आप हमें सपोर्ट करते रहिए। मैं आप सभी से मिलता हूं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। जय हिंद।